एक गरीब मोची की है जिसने अपनी कला से जादुई जूते का निर्माण कर दिया। एक समय की बात है, एक शहर में एक मोची रहता था। वह सुबह से शाम तक अपने काम में लगा रहता था। उसे दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं था। सड़क के किनारे छोटी सी जगह में वह अपना जीवन यापन करता था। उसे अपने काम में महारत हासिल था। एक से एक जूते बनाने के लिए शहर के लोग उसी के पास आते थे। एक बार वह अपने काम में लगा हुआ था, तभी एक सन्यासी अपने लिए जूते बनवाने का विचार लेकर उसके पास आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी हालत भी अच्छी नहीं दिख रही थी। मोची ने सन्यासी से कहा, बाबा, जूतों के लिए चमड़ा तो आपको ही देना पड़ेगा, मेरे पास नहीं है, आप चमड़ा लाए हैं? सन्यासी ने एक पेड़ की छाल मोची को दे दी और कहा, तुम इसके जूते बनाओ। मोची ने जैसे ही पेड़ की छाल को स्पर्श किया, वह सोचने लगा कि यह तो चमड़े से भी मजबूत है। वह सन्यासी से पूछ बैठा, किस पेड़ की छाल है ये? लेकिन सन्यासी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे शीघ्र निकलना है, तुम अपना काम प्रारंभ करो। तभी मोची अपने कार्य में लग गया और कुछ घंटों की मेहनत के बाद मोची ने सन्यासी के लिए शानदार जूते बना देता है। मोची खुशी से सन्यासी को जूते पहनने के लिए बुलाता है। कई बार आवाज देने पर सन्यासी उसकी आवाज नहीं सुनते तो वह अपनी जगह से उठकर सड़क पर आकर यहां वहां देखने लगता है, लेकिन सन्यासी का कहीं कुछ पता नहीं चलता। मोची परेशान हो जाता है और सोचता है, भला अब वह इन जूतों का क्या करेगा। मोची को उसकी मेहनत के पैसे भी नहीं मिले थे, इसलिए वह थोड़ा नाराज भी था। मोची ने सोचा, चलो शायद थोड़ी देर बाद सन्यासी बाबा आ ही जाएंगे। मोची को बैठे बैठे शाम हो गई, लेकिन सन्यासी वापस नहीं आए। मोची के दुकान बंद करने का समय हो गया था। तभी वह सोचता है, थोड़ा सब्जी ले आऊं, और वह वहीं जूते पहन लेता है जो उसने सन्यासी के लिए बनाए थे। और जैसे ही वह जूता पहनता है, अगले ही पल वह सब्जी मंडी में आकर खड़ा हो जाता है, जहां आने की बात वह मन में सोच रहा था। मोची बाजार के बीच में पागलों की तरह बर्ताव करता है, क्योंकि उसे यह बात बहुत अजीब लग रही थी कि वह इतनी जल्दी यहां कैसे पहुंचा। वह सोचता है कि उसे तो सड़क के किनारे होना चाहिए, और अगले ही पल वह सड़क के किनारे खड़ा नजर आता है। अब मोची का दिमाग चलना शुरू हो जाता है। उसे समझ में आना लगता है, हो ना हो ये जूतों का ही कमाल है, जिसकी वजह से वह पलक झपकते ही कहीं भी पहुंच पा रहा था। इस बात को साफ करने के लिए वह कई जगह मन में सोचता है और एक एक करके हर जगह पल भर में ही पहुंच जाता है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, मानो उसने जीवन में सब कुछ पा लिया था। तभी मोची इच्छा करता है कि वह खूबसूरत घर में पहुंच जाए, और वह जूतों के चमत्कार से पलक झपकते ही वहां पहुंच जाता है। घर की सुंदरता देखकर वह खुशी से झूमने लगता है। ऐसा लगता है मानो यह घर उसी के लिए बना हो। वह डाइनिंग टेबल में रखे अखबार को उठाकर पढ़ने लगता है। तभी उसे अखबारों में दो देशों के बीच में जंग होने की खबर दिखती है, और उसके मन में जंग को पास से जाकर देखने का विचार आता है, और वह अपनी इच्छा अनुसार उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां चारों तरफ से गोलियां चल रही होती हैं, बम फट रहे होते हैं। और जैसा ही वह जंग के मैदान में आता है तो एक गोली उसके सीने में आकर घुस जाती है, और मोची वहीं गिरकर अपना दम तोड़ देता है। मोची के बिना सोचे समझे किए गए विचार की वजह से उसका जीवन खत्म हो जाता है। चैनपुरा गांव में एक मछुआरा रहता था। उसकी दो बेटियां थीं, मेघा और सुमन। मेघा बहुत शरारती थी और सुमन बहुत ही भोली। मछुआरा रोज नदी से मछलियां पकड़ता और बाजार में बेच के जो पैसे मिलते उससे घर का खर्चा चलता था। कुछ दिन से मछुआरा तालाब पर जाता, लेकिन एक भी मछली ना मिलती। ये सब एक हफ्ते तक चलता रहा। मछुआरे की बीवी, सुनो जी, अब कुछ और काम कर लेते हैं, पता नहीं ये सब अब और कितने दिन चलेगा। मछुआरा, मैं खुद यही सोच रहा था। ऊपर से महेश से नए जाल के लिए जो पैसे लिए थे वह भी लौटाने हैं। हम कुछ ही दिनों में शायद वो आता ही होगा। कहते हैं कि बुरा वक्त जब आता है तो सब तरफ से आता है। मछुआरे का ऐसा बोलना ही था कि दरवाजे से किसी के खटखटाने की आवाज आती है। महेश, मछुआरिन, तुम्हारे पति से कुछ काम था? मछुआरिन, जी, आप कल आ जाना, वह जरूरी काम से बाहर गए हैं।
कह रहे थे कि किसी से पैसे लेने हैं, शायद वही लेने गए हो। महेश, हाँ, पैसे से याद आया कि उसने मुझे भी कुछ पैसे देने का वादा किया था, शायद वही लेने गए हो। ठीक है, मैं कल आता हूं। यह बोलकर वह दरवाजे से चला जाता है। मछुआरा रोते हुए, पता नहीं किस्मत में ऐसा क्यों लिखा है, समझ नहीं आता कि अब क्या करूं। यह सब मछुआरे की दोनों बेटियां देख रही हैं, होती हैं। वह अपने मां से अपने पिता का हाथ बटाने के लिए कहती है। मछुआरिन, नहीं नहीं बेटा, हम दोनों हैं ना, तुम अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। अगर तुम पाराच लिख गई तो ऐसे दिन से हमेशा से छुटकारा मिल जाएगा। तुम पढ़ाई करो अपनी मन लगाकर। लेकिन दोनों बेटियां नहीं मानती। मेघा, हम एक काम करते हैं, हम दोनों एक एक करके हर रात पिताजी का जाल ले जाकर मछलियां पकड्ढा करेंगी। जो मछलियां मिलेंगी उनको घर के आंगन में बने तालाब में रख दिया करेंगे और कुछ दिनों में सब माता पिता को बता देंगे। सुमन, ठीक है, लेकिन मुझे रात में डर लगता है। मेघा, डर? वो किस चीज से? सुमन, भूत से। मेघा, भूत वूट कुछ नहीं होता, ये सब डरवाने किस्से हैं। चल सो जा, रात में उठना है। आज रात में जाऊंगी, कल तू जाना। सुमन, ठीक है। रात होते ही मेघा पिता का जाल लेकर नदी किनारे पहुंच जाती है और थोड़ी देर बाद कुछ मछलियों को पकड़ बेचकर घर के आंगन में बने हुए तालाब में डाल देती है। सुमन, मिला कुछ? मेघा, हाँ, कुछ मछलियां तो मिली हैं, लेकिन 1-2 दिन तक और काम करते हैं, फिर पिताजी को सब बता देंगे। अगली रात सुमन भी वैसा ही करती है। वह जैसे ही जाल निकलती है तो अचानक एक चमकती हुए मछली उसके जल से छूटकर पानी में वापस चली जाती है। वह डर के मारे घर जाती है और ये सब अपनी बहन मेघा को बताती है। मेघा, कहीं ये वही जादुई मछली तो नहीं जिसके बारे में दादी बताया करती थी? सुमन, हाँ, हो सकता है, लेकिन अगर वह कोई भूत हुआ तो? जामपुर गांव में एक शंकर भगवान का मंदिर था जो कई सालों पुराना था। जब कभी भी गांव पर कोई परेशानी आती, उस मंदिर से एक रोशनी चारों तरफ फैल जाती और रोशनी इतनी तेज होती कि कोई भी उस रोशनी के सामने टिक नहीं पाता था। एक दिन वहां एक मुसाफिर आया, उसका नाम मोहन था। मोहन, अरे भैया सुनो, मुझे टीकमपुर के लिए जाना है, लेकिन रात बहुत हो गई है, तो क्या मैं यहां रुक सकता हूं? भैया, आप जाकर एक बार सरपंच साहब से मिल लीजिए, वही आपको यहां रुकने की आज्ञा दे सकते हैं। मोहन, अच्छा ठीक है। मोहन वहां से सरपंच के पास निकल जाता है और सरपंच के पास जाकर कहता है, मोहन, सरपंच साहब, मुझे कल सुबह तक के लिए यहां रुकना है, मुझे टीकमपुर जाना है, लेकिन रात बहुत हो गई है तो मैं इस समय नहीं जा सकता। सरपंच, कोई बात नहीं, आप हमारे गांव में रुक सकते हैं। मोहन, आपका धन्यवाद। सरपंच मोहन को अपने ही घर में रोक लेता है और मोहन का बहुत आदर सम्मान करता है। लेकिन रात को मोहन सोता नहीं है, मंदिर की तरफ जाता है और सरपंच उसे मंदिर की तरफ जाते हुए देख लेता है। सरपंच भी मोहन के पीछे जाता है। सरपंच, क्या बात है मोहन, आप इतनी रात को मंदिर के पास क्यों घूम रहे हो? मोहन, मुझे यहां से कुछ आवाज और रोशनी दिखाई दी थी, इसलिए मैं यहां आया। सरपंच, ये हमारे गांव का सबसे पुराना मंदिर है। जब भी गांव पर कोई मुसीबत आती है तो ये मंदिर हमारी रक्षा करता है। मोहन, यहां कोई नागिन है क्या? सरपंच, आपको कैसे पता? मोहन, मुझे ऐसा लगा जैसे यहां कोई नागिन है। सरपंच, कौन हो तुम? मोहन, मैं मोहन हूं। सरपंच, तुम कोई और हो, तभी तुमको यह पता चला कि यहां पर कोई नागिन है। सरपंच की आवाज सुनकर और भी लोग आ जाते हैं। लोग, क्या हुआ सरपंच जी? सरपंच, इसे हमने मेहमान समझकर अपने घर और गांव में रखा, लेकिन ये कोई साधारण इंसान नहीं है, इसे पता है यहां नागिन है। मोहन, मैं सपेरा हूं और मैं इस नागिन की तलाश में ही आया हूं। मुझे किसी भी तरह ये इच्छाधारी नागिन चाहिए। सरपंच, इस इच्छाधारी नागिन को तुम यहां से नहीं ले जा सकते। इतने में इच्छाधारी नागिन सामने आती है। इच्छाधारी नागिन, क्यों आए हो तुम यहां? मोहन, मैं तुमको लेने के लिए आया हूं, चलो मेरे साथ। इच्छाधारी नागिन, मोहन, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी और सालों से मैं यहां हूं और मैं यहां से नहीं जा सकती। मोहन, अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं ये पूरा गांव बर्बाद कर दूंगा। इतना कहते ही तेज हवा चलने लगती है, लोगों के घर टूटने लगते हैं। इच्छाधारी नागिन, मत करो ऐसा तुम। मोहन, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो। इच्छाधारी नागिन, मैं यहां से नहीं जा सकती। अगर मैं यहां से गई तो मेरी मृत्यु हो जाएगी।
मोहन, और अगर तुम मेरे साथ नहीं गई तो तुम्हारे बचपन का गांव बर्बाद हो जाएगा। उस पर संकट है। इच्छाधारी। नागिन, क्या संकट? मोहन, वहां एक अघोरी ने अपना डेरा डाल लिया है और वह लोगों को बहुत परेशान करता है। अगर तुम नहीं आई तो वो सबको मार डालेगा। सिर्फ तुम ही उससे लड़ सकती हो। वो शक्ति मेरे पास भी नहीं है जो तुम्हारे पास है। सरपंच। इच्छाधारी। नागिन, तुम ये। एक जंगल में बहुत बड़ा तालाब था। तालाब के अंदर बहुत सी मछलियां रहती थीं। एक दिन तालाब के किनारे कुछ मछुआरे मछली पकड़ने पहुंचे। जैसे ही एक मछली ने उन्हें देखा, वह घबरा गई। उसने तुरंत बाकी मछलियों को मछुआरों के खतरे से आगाह किया। अपनी जान बचाने के लिए मछलियां तालाब के दूसरी ओर भागने लगी, लेकिन तब तक मछुआरों ने तालाब के एक ओर की कई मछलियां जाल के माध्यम से पकड़ ली थीं। जैसे ही तालाब के सभी जीवों को मछलियों को पकड़े जाने की बात पता चली तो वह दुखी हो गए। दरअसल आज से पहले इस तालाब पर किसी भी जीव को पकड़कर नहीं ले जाया गया था और न ही उनके जीवन को कोई खतरा था। आज पहली बार यह तालाब मछुआरों की नजर में आया। थाप मछलियां अब समझ चुकी थीं कि उनका जीवन संकट में फंस चुका है। अगले दिन मछुआरे फिर से अपना जाल लेकर तालाब पहुंचे, लेकिन इस बार मछलियां पहले से ही सचेत थीं। सभी मछुआरों के आते ही तालाब के दूसरी ओर पहुंच गई। जब काफी देर तक कोशिश करने के बावजूद उनके जाल में एक भी मछली नहीं फंसी, तब उन्होंने सोचा कि शायद तालाब में मछलियां नहीं बची हैं। अब उन्हें किसी और जगह जाकर मछलियां ढूंढना चाहिए। सभी मछुआरे जंगल से बाहर निकल गए। मछुआरों के वापस चले जाने से मछलियां खुशियां मनाने लगीं। हालांकि उन्होंने अपने कुछ साथियों को खो दिया था, लेकिन ज्यादातर मछलियां मछुआरों से अपनी जान बचाने में कामयाब हो चुकी थीं। अगले दिन एक लकड़हारा लकड़ियों की तलाश में जंगल के उसी तालाब के किनारे पहुंचा और वहीं बैठकर खाना खाने लगा। कुछ देर बाद उसने रोटी का एक टुकड़ा तालाब में फेंक दिया। अचानक एक मछली रोटी का टुकड़ा लेकर पानी के अंदर घुस गई। लकड़हारे को मछलियों को खाना खिलाकर मजा आने लगा। उसने धीरे धीरे करके अपना सारा खाना मछलियों को खिला दिया। लकड़हारा जीवों के प्रति सहानुभूति रखता था। लकड़हारे की दरियादिली देखकर मछलियों को बहुत खुशी हुई। उन्हें लगा, चलो दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन पर भरोसा किया जा सकता है। कुछ देर बाद लकड़हारा लकड़ियां एकत्रित करके जंगल से बाहर निकल गया। जंगल के बाहर उसकी मुलाकात उन्हीं मछुआरों से हुई। मछुआरों ने लकड़हारे से कुछ लकड़ियां मांगी। लकड़हारे ने उन्हें लकड़ियां दे दी। बातों बातों में लकड़हारे ने तालाब में मछलियों को खाना खिलाने वाली बात मछुआरों से बता दी। मछुआरों ने उससे कहा, इस जंगल में एक भी मछलियां नहीं बची। फिर तुम कैसे कह सकते हो कि तुमने जंगल के तालाब की मछलियों को खाना खिलाया है? मछुआरों की बात सुनकर लकड़हारा हंसने लगा। उसे हंसता देख मछुआरों ने कहा, तुम हमारी लाचारी का मजाक उड़ा रहे हो? तभी लकड़हारे ने उन पर भरोसा करके उन्हें बताया कि कुछ देर पहले उसने वाकई में तालाब में बहुत सी मछलियां देखी है और वह उन्हें खाना भी खिलाकर आया है। फिर भला आप लोगों को मछलियां कैसे नहीं दिखाई दी? बस फिर क्या था, मछुआरों को मछलियों की चाल का पता चल गया। अगले दिन मछुआरे जंगल पहुंचे और धीरे से छुपकर लकड़हारे की तरह तालाब में खाना फेंकने लगे। खाना देखते ही मछलियां बिना सोचे समझे खाने पर टूट पड़ी। उसी दौरान मौके का फायदा उठाकर मछुआरों ने सारी मछलियों को अपने जाल में कैद कर लिया और उन्हें जंगल से बाहर ले आए। मछलियों ने जिस लकड़हारे को अपने विश्वास का आधार माना, उसी ने उनका जीवन संकट में डाल दिया और इसी शिक्षा के साथ यह कहानी खत्म हो गई। दुनिया के हर देश में जादूगर पाए जाते हैं। उसमें से कुछ छोटी मोटी कला दिखाकर लोगों का मनोरंजन करके पैसे कमाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी रहस्यमय जादूगर हैं जो अपने कठिन परिश्रम से काले जादू की शक्ति प्राप्त करते हैं। ऐसी ही घटनाओं से प्रेरित होकर काला जादू कहानी लिखी गई है। एक बहुत प्राचीन खंडहर था जिसे काले जादू का केंद्र माना जाता था। जिस किसी को भी जादुई शक्तियां सिद्ध करनी होती थी, वह उन्हीं खंडहरों में जाकर सीमित प्रयास में भी कर सकता था। कई सालों से लोग उन्हीं खंडहरों में जाकर काली सिद्धियां प्राप्त किया करते थे। एक बार एक चोर
चोरी करके खंडहर में आकर छुप जाता है। उसी वक्त एक अघोरी अपनी साधना कर रहे थे। चोर की आहट पाकर अघोरी के ध्यान में बाधा उत्पन्न होती है, जिससे वह क्रोधित हो जाते हैं। अघोरी अपने काले जादू से पल भर में पता लगा लेते हैं कि वह चोर कहाँ छुपा है। चोर को अपने पास बुलाते ही अघोरी उसे चेतावनी देते हुए कहते हैं, तुमने मेरी साधना में विघ्न डाला है, इसकी सजा तुम्हें भोगनी पड़ेगी, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि तुम इस खंडहर में क्यों आए हो। तभी चोर अघोरी से कहता है कि मेरे सगे भाई ने मेरी सारी संपत्ति छीन ली है और मुझे घर से बाहर निकाल दिया, इसलिए मैंने रात को उसके घर का सारा कीमती सामान चोरी किया और अपनी जान बचाकर खंडहर में आकर छुपा हूं। अघोरी अपनी काली शक्तियों से चोर की बात का अवलोकन कर रहे होते हैं। उन्हें एहसास होता है कि चोर निर्दोष है, उसके साथ धोखा हुआ है। वह चोर को बदला लेने का एक अवसर देना चाहते हैं, इसलिए चोर से कहते हैं, क्या तुम अपना बदला लेना चाहते हो? तभी चोर अघोरी के पैरों में गिर जाता है और कहता है, बाबा, क्या यह संभव है? अघोरी तुरंत पलटकर हाथ उठाकर कहते हैं, देखो यह खंडहर, यहाँ काली शक्तियों का भंडार है। अगर इसका 1% भी तुमने प्राप्त कर लिया तो तुम दुनिया को अपने कदमों में झुका सकते हो, लेकिन इसके लिए कठोर साधना करनी होगी। क्या तुम तैयार हो? चोर के पास दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि वह बाहर जाएगा तो उसकी जान जाने का खतरा है और खंडहर में बिना साधना के रुकने की अनुमति नहीं होगी। चोर तुरंत हां कर देता है और अघोरी के साथ काला जादू सीखने के लिए तैयार हो जाता है। अघोरी सबसे पहले चोर को एक नया नाम देते हैं, दिशांग। चोर अपना नया नाम पाकर खुश होता है। इसके बाद अघोरी दिशांग को खंडहर के कुएं में नहाने को कहते हैं, लेकिन उसके लिए कुएं के अंदर रस्सी के सहारे जाना होगा। कुएं के अंदर कई सांपों का भंडार है, लेकिन वह सांप जहरीले नहीं है। कुएं में व्यक्ति के साहस का परीक्षण होता है, क्योंकि साधना करते वक्त कई जीवों के आसपास होने का भ्रम उत्पन्न होता है। अगर व्यक्ति डर गया तो उसकी सांसें रुक सकती है, इसीलिए साहस का परीक्षण अनिवार्य है। कुएं में उतरने से पहले दिशांग को सांपों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। दिशांग रस्सी को पकड़कर धीरे धीरे कुएं के अंदर उतरने लगता है। दिशांग कुएं के आधी दूर तक पहुंचा ही था कि एक बहुत ही विशाल सांप पेड़ की जड़ से लटका होता है। कुएं में घनघोर अंधेरा था है, जिसकी वजह से दिशांग की नजर सांप पर नहीं पड़ती। दिशांग सांप से बिना डरे नीचे उतरता जाता है। कुएं के पानी के करीब पहुंचते ही उसके गले में एक सांप धीरे से चढ़ जाता है। दिशांग को सांप की वजह से गुदगुदी होने लगती है। जैसे ही वह अपने गले में हाथ लगाता है, उसे पता चलता है कि यह कोई सांप है। दिशांग का हाथ तुरंत रस्सी से छूट जाता है और वह कुएं के पानी में जा गिरता है। कुएं के पानी में गिरते ही हजारों सांप उसके शरीर से लिपटने लगते हैं। दिशांग डर की वजह से चिल्लाने लगता है। तभी ऊपर से अघोरी की आवाज आती है, यह तो केवल पहली सीढ़ी है जिससे तुम घबरा गए, अभी तो बहुत सी परीक्षाएं होगी। अघोरी की बात सुनते ही दिशांग को हिम्मत आती है। उसे समझ में आ जाता है कि यह सांप उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वरना अघोरी उसे नीचे कभी नहीं आने देते। वह अपने आप को शांत करता है और कुएं के पानी में डुबकी लगाकर रस्सी के सहारे ऊपर आने लगता है। ऊपर आते समय कई सांप उसके जिस्म से होकर गुजरते रहते हैं, लेकिन वह शांति से ऊपर चढ़ता जाता है। ऊपर आते ही अघोरी उसे आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, तुमने पहले चरण में सफलता प्राप्त की, अब तुम्हें केवल दूसरा चरण पास करना है, जिसके लिए 1 दिन और 1 रात आंखें बंद करके ध्यान करना होगा। साधना के दौरान तुम एक अलग ही दुनिया में प्रवेश कर जाओगे, जहां हर पल तुम्हें कई खतरे दिखाई देंगे, लेकिन वास्तविकता में वह माया जाल होगा। दिशांग उत्साहित होकर कहता है, सांपों की तरह ना बाबा। अघोरी ऊंचे स्वर में कहते हैं, सावधान, कुएं में तो सिर्फ तुम बेहोश हो सकते थे, क्योंकि सांप जहरीले नहीं थे, लेकिन ध्यान के दौरान यदि तुम दहशत में आ गए तो तुम्हारी धड़कनें भी रुक सकती हैं। यह कोई आम साधना नहीं है। इस साधना की वजह से हम अपने इच्छा अनुरूप कोई भी कार्य कर सकते हैं। दिशांग को अघोरी की बात से रास्ते की उलझन का पता चल जाता है,
लेकिन उसने पहले चरण में सफलता प्राप्त की थी, जिससे उसका मनोबल बढ़ चुका था। अब वह काले जादू के दूसरे चरण के लिए एक आसन में बैठ जाता है और अघोरी के दिए हुए मंत्रों का उच्चारण करने लगता है। दिशांग धीरे धीरे शून्य हो जाता है। उसकी सांसों की गति धीमी हो जाती है और उसके माथे में एक दिव्य रोशनी दिखाई देने लगती है। अगले ही पल दिशांग अलग ही दुनिया में प्रवेश कर जाता है। यहां दैत्याकार जीव दिखाई देते हैं। इतने बड़े बड़े पक्षी की बड़े से बड़े हाथी को भी अपने पंजों में दबा कर ले जाए। दिशांग साधना की वजह से अवचेतन मन में भी चेतन अवस्था में रहता है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसे एक पेड़ के ऊपर छोटा सा घर, जहां बहुत सी खूबसूरत परियां रहती थीं। उन्हीं परियों में कई छोटी छोटी परियां भी थीं, जिन्हें बच्चों की तरह खेलना पसंद था। ज्यादातर समय वह आसमान में अपने पंखों के सहारे उड़ते हुए अपना दिन बिताया करती थी। एक दिन छोटी परियों का समूह उड़ता हुआ इंसानों के शहर पहुंचा। परियों ने इंसानों के बच्चों को कई तरह की चीजें खाते हुए देखा, जिन्हें देखकर परियों के मुंह में भी पानी आने लगा। परियां नादान थी। वह अपने पंखों को छुपाकर इंसानी बच्चों के बीच में पहुंच गई और उनसे खाने के लिए चॉकलेट मांगने लगी। सभी परियां बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। वहां मौजूद कुछ लोगों ने उन्हें चिप्स, चॉकलेट और आइसक्रीम दे दी। छोटी छोटी परियां बड़े स्वाद से आइसक्रीम और चॉकलेट खाने लगी और चिप्स के पैकेट लेकर अपनी दुनिया लौट गई। वहां पहुंचकर उन्होंने बड़ी परियों को चिप्स का पैकेट देते हुए चॉकलेट और आइसक्रीम के स्वाद का गुणगान शुरू कर दिया। परियों ने अपनी बच्चियों को समझाते हुए कहा, तुम लोगों को प्रकृति से प्राप्त शाकाहारी चीजों को ही खाने की इजाजत है। तुम लोगों को इंसानों के द्वारा निर्मित किसी भी वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए था। तुम्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। छोटी छोटी परियां अपनी माओं की डांट सुनकर रोने लगती हैं। दरअसल उन्हें पहली बार इतनी स्वादिष्ट वस्तुएं खाने को मिली थीं। छोटी परियों ने अपनी मां के समझाने के बावजूद भी इंसानों की वस्तुएं खाना नहीं छोड़ा। छोटी परियां रोजाना नजरें बचाकर निकल जाती और इंसानों के पास पहुंचकर चॉकलेट मांग कर ले आती। धीरे धीरे छोटी परियों को चॉकलेट की आदत लग गई। एक दिन कुछ परियों के पेट में अचानक दर्द होने लगा। अपनी बच्चियों को दर्द में तड़पता देख बड़ी परियां घबरा गई। उन्होंने प्राकृतिक जड़ी बूटियों से उनका इलाज करने का प्रयास किया, लेकिन बच्चियों की तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। तभी एक परी ने कहा कि इंसानों की वस्तुएं खाने से बीमारी उत्पन्न हुई है तो इलाज भी इंसानों के पास ही मिलेगा। बस फिर क्या था। सभी परियां साधारण रूप बनाकर अपनी बच्चियों के साथ इंसानों के बीच पहुंच गई और अपने बच्चियों को बचाने के लिए कई जगह पहुंचकर मदद मांगने लगी। तभी कुछ लोगों ने उन्हें डॉक्टर के पास जाने की सलाह दी। डॉक्टर परियों को देखते ही समझ गया कि यह इंसान की बच्चियां नहीं है। परियों ने डॉक्टर के सामने हाथ जोड़कर अपनी पहचान छुपाने को कहा। डॉक्टर समझदार था। उसने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सभी परियों का इलाज किया और भविष्य में भी जरूरत पड़ने पर उनका निःशुल्क इलाज का आश्वासन देकर उन्हें घर भेज दिया। घर आते ही कुछ ही घंटों के अंदर डॉक्टर्स की दवा ने असर दिखाना शुरू कर दिया और सभी परियों की हालत में सुधार आने लगा। लेकिन ताज्जुब की बात तो यह थी कि ठीक होते ही छोटी परियां फिर से चॉकलेट खाने की जिद करने लगी। बड़ी परियों के कई बार समझाने पर भी छोटी परियों ने अपनी जिद के चलते चॉकलेट लाने पर मजबूर कर दिया। और फिर क्या था, परियों की दुनिया भी फंस चुकी थी। बीमारियों के भंवर जाल में जिससे निकल पाना परियों के बस में नहीं था। धीरे धीरे परियों ने इंसान के बनाए हुए आर्टिफिशियल फूड की आदत डाल ली थी और डॉक्टर्स के यहां जाना उनकी मजबूरी बन चुकी थी। आज परियों की दुनिया भी इंसानों की तरह प्राकृतिक वस्तुओं से दूर मानव निर्मित वस्तुओं पर आधारित हो चुकी है और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। शहर से दूर एक छोटा सा गांव थाक माना जाता है कि उस गांव में कभी एलियंस राज किया करते थे, लेकिन हजारों वर्ष पूर्व पृथ्वी में मची उथल पुथल ने उन्हें दूसरे ग्रह जाने पर मजबूर कर दिया और तब से यहाँ निरंतर जनजातियों का विकास होता रहा। और आज इस गांव के लोग शहर की चमक दमक से दूर बड़े मजे से प्राकृतिक वातावरण में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। इसी गांव में आर्यन नाम का एक लड़का
अपने दादा दादी के साथ रहता था। आर्यन बचपन से ही पैरों से चल पाने में असमर्थ था। कहीं आने जाने के लिए उसे बैसाखी के सहारे की जरूरत पड़ती थी। आर्यन के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, तभी से उसके दादा दादी ही उसका एकमात्र सहारा है। आर्यन अपने घर में बैठे हुए दुनिया भर घूमने का सपना देखा करता था। वह अक्सर सोचा करता कि अगर उसके पास पैर होते तो वह दुनिया भर की अच्छी अच्छी जगह घूम पाता। आर्यन के दादा लकड़ी के कारीगर थे। वह तरह तरह की मूर्तियां बनाया करते थे। आर्यन भी अपने दादा के काम में हाथ बटाता, लेकिन अब बड़ा हो चुका था। उसे लगने लगा था कि वह कब तक गांव में ही फंसा रहेगा। उसे बाहर निकलना चाहिए, शायद कोई ना कोई रास्ता नजर आ जाए। लेकिन वह जाता भी तो कहां? शहर में वह किसी को जानता तक नहीं था, और न ही उसके पास इतने ज्यादा पैसे थे कि वह बड़े आराम से कहीं भी जा सके। एक दिन सुबह सुबह अंधेरे में ही वह लंगड़ाते हुए बैसाखी के सहारे अपने गांव से बाहर निकल पड़ा, और जैसे ही सूर्य उदय हुआ वह काफी दूर तक आ चुका था। इतनी देर पैदल चलने पर आर्यन को थकान हो चुकी थी, इसलिए वह एक बड़े से पत्थर के पास बैठ जाता है। थोड़ी देर आराम करने के बाद उसकी नजर पत्थर पर बनी एक मूर्ति पर पड़ती है। मूर्ति का आकार बहुत ही छोटा था। वह मूर्ति के करीब पहुंचकर गौर से देखता है। यह मूर्ति काफी अजीब थी, जिसमें नीचे का हिस्सा किसी जानवर की तरह और ऊपरी हिस्सा इंसानों की तरह दिखाई दे रहा था। आर्यन ने मूर्ति को हाथ से छूकर देखा तो उसे एहसास हुआ कि यह तो पत्थर के ऊपर अलग से लगाई गई है। उसने पूरी ताकत से मूर्ति को निकालने की कोशिश की, लेकिन वह कामयाब नहीं हुआ। गुस्से में आकर उसने मूर्ति को जोर से धक्का मारा तो मूर्ति पत्थर के अंदर घुस गई और वह पत्थर दो हिस्सों में बंट गया। पत्थर के हटते ही आर्यन की नजर सामने खड़ी एक खूबसूरत कार पर पड़ी। कार की संरचना अद्भुत थी। आर्यन डरते हुए धीरे धीरे कार के पास पहुंचा। जैसे ही उसकी नजर कार के नीचे पड़ी तो उसे ताज्जुब हुआ, क्योंकि कार में कोई चक्के मौजूद नहीं थे। कार के दरवाजे पर एक पंजे का निशान था। आर्यन ने जैसे ही उसे अपने हाथों से स्पर्श किया तो एक तेज रोशनी के साथ कार का दरवाजा खुल गया, जिसे देखते ही आर्यन डर से पीछे हट गया। लेकिन जैसे ही उसकी धड़कन सामान्य हुई, वह हिम्मत करके कार के अंदर बैठ गया। कार में बैठते ही सीट बेल्ट अपने आप आर्यन के ऊपर फिक्स हो गए और दरवाजा बंद हो गया। आर्यन को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह इस कार को चलाएगा कैसे, जिसमें न ही टायर हैं और न स्टीयरिंग। लेकिन कुछ देर बाद उसके सामने पूरी दुनिया का नक्शा दिखाई देने लगा। आर्यन ने जैसे ही उस नक्शे पर एक स्थान चुना, अचानक गाड़ी अपने आप आसमान में उड़ने लगी और कुछ ही सेकंड के अंदर रोशनी से भी तेज गति से उसी जगह पहुंच गई जिसे आर्यन ने चुना था। चारों तरफ समुद्र की लहरें और उसके ऊपर आर्यन की पावर कार हवा में तैर रही थी। आर्यन उड़ती हुई कार में बैठकर घबरा गया। वह मदद के लिए जोर जोर से आवाज लगाने लगा। तभी उसे कार के अंदर एक आवाज सुनाई दी, जिसमें उसे संकेत दिया गया कि यह कार उसकी इच्छा के अनुसार कहीं भी जा सकती है, बस उसे स्क्रीन पर दिख रहे नक्शे को टच करना होगा। यह बात सुनते ही आर्यन की खुशी का ठिकाना न रहा। वह अगले ही पल नक्शे में अपनी गांव की लोकेशन डालकर पहुंच गया। गांव के सभी लोग आर्यन की कार देखकर दंग रह गए। हालांकि गांव के लोगों को तकनीकी चीजों की ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने कार को शहर का कोई उड़ने वाला खिलौना समझा। अब आर्यन दुनिया की हर जगह घूमना चाहता था। उसे पावर मिल चुकी थी। वह बिना किसी रोक टोक के अपनी मनमर्जी की जगह घूमने लगा। देखते ही देखते उसने दुनिया भर के नक्शे को छान मारा, लेकिन लगातार घूमते रहने से उसे उस कार में बोरियत लगने लगी। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन कार है, फिर भी उसकी खुशी बढ़ने की वजह कम होती जा रही है। दरअसल अब उसे उस कार में घूमने से पहले वाला मजा नहीं मिल रहा था। कुछ ही दिनों में वह कार से पूरी तरह ऊब चुका था। एक दिन वह अपने घर में दादा दादी के साथ बैठा था, तभी एक हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ता हुआ दिखाई दिया। हेलीकॉप्टर देखते ही गांव के लोगों की भीड़ लग गई। कुछ ही पलों में हेलीकॉप्टर गांव में उतर आया।
जैसे ही हेलीकॉप्टर का दरवाजा खुला, गांव वाले घबरा गए, क्योंकि हेलीकॉप्टर के अंदर से आर्मी के जवान बड़ी बड़ी बंदूकों के साथ निकलने लगे। देखते ही देखते आर्मी के जवानों ने पूरे गांव को घेर लिया। आर्मी की इतनी सख्त पहरेदारी से गांव में मौजूद लोग इधर उधर भागने लगे। आर्यन खड़े खड़े यह तमाशा देख रहा था। दरअसल आर्मी के सैटेलाइट पर आर्यन की पावर कार ट्रैक की गई थी, जिसमें इस गांव की लोकेशन मिली। गांव के कुछ लोगों को आर्मी की बात सुनते ही एहसास हुआ कि हो ना हो ये लोग उसी शहरी खिलौने को देखने आए हैं जो आर्यन के पास है। अचानक गांव के एक व्यक्ति ने आर्यन की ओर इशारा करते हुए कहा, आर्यन जाओ, अपना शहरी खिलौना लेकर आओ, लगता है ये लोग वही देखना चाहते हैं। उस व्यक्ति की बात सुनते ही आर्यन ने हड़बड़ाहट में कहा, मेरे पास कोई खिलौना नहीं है। लेकिन आर्मी तब तक उसके घर की ओर चल पड़ी थी। जैसे ही आर्मी के जवानों ने आर्यन के घर के अंदर प्रवेश की, मुकेश अपनी कॉलेज की शिक्षा खत्म होते ही नौकरी ढूंढने में लग गया। कई साल नौकरियों की तलाश करने के बाद जब वह हताश हो गया तो वह अपने दोस्त के बड़े भाई के पास सलाह लेने पहुंचा। वह कॉलेज में प्रोफेसर थे। उन्होंने मुकेश को छोटे बच्चों को पढ़ाने की सलाह दी। मुकेश को अपने दोस्त के भाई की सलाह अच्छी लगी, इसलिए वह फिलहाल बच्चों को ट्यूशन के लिए तैयार हो गया। घर आते ही मुकेश ने एक कमरे में एक छोटी सी कोचिंग शुरू की। धीरे धीरे मुकेश को बच्चों को पढ़ाने से अच्छे पैसे मिलने लगे और उसे पढ़ाने में मजा आने लगा। ट्यूशन में बच्चों की बढ़ती संख्या देखकर उसने सोचा, क्यों ना एक स्कूल ही खोला जाए जिससे और अच्छी आमदनी हो। बस फिर क्या था, मुकेश ने बैंक से ऋण लेकर एक छोटे सा स्कूल खोला। स्कूल की फीस कम होने की वजह से छात्र तेजी से बढ़ने लगे। बहुत ही कम समय में मुकेश कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ता जा रहा था। मुकेश ने स्कूल में अच्छे अच्छे शिक्षक भर्ती कर लिए, जिससे 4-5 साल तक तो मुकेश को स्कूल चलाने में कोई समस्या नहीं हुई। लेकिन एक सरकारी आदेश ने उसकी दुनिया हिला दी। डाक द्वारा प्राप्त हुए पत्र से उसे पता चला कि राज्य के 5 वर्ष पुराने सभी विद्यालयों में ऑडिट किया जाएगा, जिसमें बच्चों की योग्यता देखकर ही स्कूलों की मान्यता बढ़ाई जाएगी और जिन स्कूलों में शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है तत्काल उनकी मान्यता रद्द हो जाएगी। बस फिर क्या था, नए नए स्कूलों में खलबली मच गई। सभी अपने अपने स्तर से अपने स्कूल को अच्छा दिखाने में लग गए। मुकेश ने अपने स्कूल के शिक्षकों की मीटिंग बुलाई और उसमें बच्चों की पढ़ाई के बारे में जानकारी ली। शिक्षकों के गोलमोल जवाब सुनकर मुकेश को एहसास हुआ कि उसे खुद जाकर बच्चों की जांच करनी चाहिए, तभी उसे अपने स्कूल की स्थिति का पता चलेगा। मुकेश सभी बच्चों की कक्षाओं में एक एक करके पहुंचा और उनके विषय से संबंधित प्रश्न पूछने लगा। लेकिन एक भी बच्चा सही तरीके से मुकेश के प्रश्नों का उत्तर न दे सका। इस बात से मुकेश को बहुत गुस्सा आया। उसने सभी शिक्षकों को फटकार लगाते हुए कहा, मैं तो आप लोगों को योग्य शिक्षक समझकर लाया था, लेकिन आप लोग तो शिक्षक होने का फर्ज ही भूल गए हैं। आप लोगों को बच्चों पर विशेष ध्यान देना चाहिए था, लेकिन आज एक भी बच्चा प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम नहीं है और यह आप लोगों की नाकामी साबित करता है। मुकेश की बातें सुनकर सभी शिक्षक अपनी बगलें झांकने लगे। मुकेश को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था कि इतने कम समय में वह अपने स्कूल के बच्चों का प्रदर्शन अच्छा कैसे करें। तभी वह अपने उसी पुराने दोस्त के बड़े भाई से मिलने निकल पड़ा, लेकिन रास्ते में एक विशाल जनसमूह ने उसके रास्ते में बाधा खड़ी कर दी। देखते ही देखते बहुत से लोग हाथों में झंडे लेकर सड़क पर बड़ी संख्या में इकट्ठे हो गए हैं। मुकेश सभी को गौर से देख रहा था। जब उसे आगे बढ़ाने का रास्ता नहीं मिला तो वह रैली के अंदर शामिल हो गया और रैली के बारे में पूछने लगा। लोगों की जानकारियों से उसे पता चला कि किसी व्यक्ति ने इन लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है, इसलिए सभी उसके विरोध के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। मुकेश विज्ञान के जमाने की सोच रखने वाला व्यक्ति था। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि आज भी लोग धर्म के नाम पर इकट्ठे हो जाते हैं। धार्मिक एकता देखकर मुकेश का माथा ठनका। उसे लगा, यदि धर्म के नाम पर इतने सारे लोगों को इकट्ठा किया जा सकता है तो
क्या किसी एक मकसद के लिए स्कूल के सभी बच्चों को एकजुट करके शिक्षा की ओर नहीं बढ़ाया जा सकता? उसने स्कूल पहुंचकर सभी शिक्षकों को एकत्रित किया और उनसे कहने लगा कि बच्चों की एकता बढ़ाने के लिए हमें कुछ करना होगा, तभी बच्चे आने वाली परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे, अन्यथा हमारे स्कूल की मान्यता रद्द हो जाएगी। मुकेश ने योजना के अनुसार सभी बच्चों को अगले दिन स्कूल से दूर शहर में स्थित एक खेल के मैदान में पहुंचने को कहा। बच्चों को बताया गया कि मैदान में एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है जहां बच्चों को प्रोत्साहित किया जाएगा। अगले दिन बच्चे खुशी खुशी खेल के मैदान पहुंचे। मंच में विशेष अतिथि के तौर पर कुछ प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाया गया था। जैसे ही मुकेश को सभी के सामने बोलने का मौका दिया गया, उसने अपने स्कूल के बच्चों की तारीफ के पुल बांधने शुरू कर दिए। छात्र छात्राएं स्कूल के प्राचार्य के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हुए। इसी बीच दूसरे स्कूल से आए हुए एक शिक्षक ने मंच पर आकर मुकेश को जलील करना शुरू कर दिया और भाषण देते हुए कहने लगा कि तुम्हारे स्कूल के सभी बच्चे एकदम गधे हैं, उन्हें तो केवल मस्ती करने में मजा आता है, भला ये कैसे परीक्षाओं में उत्तीर्ण होंगे। अपने स्कूल की बुराई सुनते ही मुकेश के साथ साथ सभी बच्चों को बहुत बुरा लगा। बच्चों के लिए सबसे ज्यादा तकलीफ की बात तो यह थी कि उनकी वजह से उनके प्राचार्य का सिर झुक गया, जिससे उन्हें अपमानित महसूस होने लगा। शिक्षक की बात से नाराज होकर कई बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, लेकिन तभी मुकेश मंच में आकर अपने स्कूल के बच्चों को शांत करते हुए कहता है, यदि इनकी बात का जवाब देना चाहते हो तो अपने मुंह से नहीं, अपने परीक्षा परिणाम से देकर दिखाओ। इन्हें भी पता चलना चाहिए कि इनके स्कूल के बच्चों को हम लोग भी टक्कर दे सकते हैं। बस फिर क्या था, सभी विद्यार्थियों ने मुकेश की बेइज्जती का बदला लेने का इरादा मजबूत कर लिया और पढ़ाई में जुट गए। लगातार अभ्यास की वजह से बच्चों के अंदर पढ़ने की लगन बढ़ गई। स्कूल के साथ साथ घर पहुंचकर भी बच्चों का ध्यान किताबों में लगा रहता। कुछ महीने गुजरते ही परीक्षा की घड़ी आ चुकी थी, लेकिन यह परीक्षा केवल बच्चों की ही नहीं बल्कि मुकेश के अपमान की भी। एक रहस्यमयी जगह की है जहां संजीवनी के पहाड़ों के बीच अमृत की नदियां बहती थीं। इस जगह पर कदम रखने से ही शरीर के सारे कष्ट समाप्त हो जाते थे। यह जगह जितनी खूबसूरत थी उतनी ही रहस्यों से भरी थी। यहां इंसानों का कोई अस्तित्व नहीं था। दरअसल रहस्यमयी दुनिया पहुंचने के लिए जानवरों से भरा हुआ खूंखार जंगल पार करना पड़ेगा, जो कि इंसानों के लिए असंभव है। वक्त प्राचीन काल का था, इसीलिए तकनीक का अभाव सबसे बड़ी समस्या थी। रहस्यमय दुनिया में जाने के लिए पहले भी कई लोग प्रयास कर चुके थे, लेकिन वह आधे रास्ते से आगे कभी नहीं जा पाए। गांव था जहां विशाल नाम का घुड़सवार रहता था। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। तभी से वह अपने घर की जिम्मेदारी संभाल रहा था। विशाल की मां बीमार रहती है। वह अपनी मां का बहुत ध्यान रखता है। सुबह से शाम तक घोड़ा गाड़ी चलाकर विशाल अपने और अपनी मां की रोजी रोटी चलाता था। विशाल एक दिन देर से घर आता है। विशाल की मां, जो कि काफी देर से उसका इंतजार कर रही होती है, उसके आते ही उससे पूछती है, बेटा तुम सारा दिन कहां थे? विशाल थोड़ा परेशान होता है। वह अपनी मां से कहता है, आज कोई भी आमदनी नहीं हुई मां, मैं काफी समय तक सवारी का इंतजार करता रहा, इसलिए आने में देर हो गई। विशाल की मां उसे खाना खाने के लिए कहती है। विशाल भी हाथ पैर धोकर खाना खाना बैठ जाता है, लेकिन जैसे ही विशाल की मां खाना परोसती है, उसे चक्कर आ जाता है और वह खाने के साथ वहीं गिर जाती है। अपनी मां को बेसुध होता देख विशाल घबरा जाता है। वह अपनी मां को तेजी से आवाज लगाने लगता है। तुरंत उनके चेहरे में पानी डालता है और उन्हें उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देती तो विशाल अपनी मां को गोद में उठाकर घर के बाहर ले आता है। घर के बाहर ही सड़क के किनारे वह रिक्शा के लिए आवाज लगाने लगता है। तभी एक साइकिल रिक्शा वाला आता है और विशाल रिक्शा लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। हॉस्पिटल में विशाल की मां का इलाज आपातकालीन अवस्था में किया जाता है। सारे परीक्षण करने के बाद
डॉक्टर विशाल को बताते हैं कि तुम्हारी मां को आखिरी स्टेज का कैंसर है, जिसमें उनका बचना असंभव है। विशाल को डॉक्टर की बात सुनकर झटका लगता है। वह वहीं जमीन पर बेसुध होकर बैठ जाता है। विशाल अपने पिता को पहले ही खो चुका था, लेकिन मां को खोने के डर से वह कांपने लगता है। विशाल अपनी मां के पास जाता है, लेकिन उनसे यह बात छुपा लेता है कि उन्हें कैंसर है। आखिरी वक्त वह अपनी मां के साथ अपने ही घर में रहना चाहता है। विशाल की मां उससे पूछती है, बेटा मुझे क्या हुआ है? लेकिन वह कहता है, मां तुम बिल्कुल ठीक हो, बस तुम्हें थोड़ा सा अपनी तबीयत का ध्यान रखना पड़ेगा। वह विशाल की बात सुनकर मुस्कुराने लगती है। वह अपनी मां के लिए कुछ दवाएं खरीदता है और उन्हें अपने साथ घर ले जाता है। वह अपनी मां के लिए चिंतित होता है, इसलिए किताबों में कैंसर का इलाज ढूंढने लगता है। किस्मत से उसे एक किताब मिलती है, जिसमें रहस्यमयी दुनिया का एक लेख मिलता है। वह उसके बारे में जानकर जिज्ञासु होने लगता है। उसे लगता है कि यदि वह रहस्यमयी दुनिया चला जाए तो अपनी मां के लिए कुछ न कुछ औषधियां जरूर ला पाएगा। अब वह रहस्यमयी दुनिया का नक्शा जानना चाहता था। लेख में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, इसलिए वह लेख लिखने वाले से मिलने का विचार बनाता है। वह अपनी मां को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। वह उससे संपर्क करके उसके पास पहुंच जाता है और अपनी मां के बारे में सारी बात बताता है। जैसे ही उस व्यक्ति को विशाल की मां की बीमारी का पता चलता है तो वह उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। वह कुछ ही मिनट के अंदर कागज पर विशाल को आधे रास्ते का नक्शा बनाकर दे देता है। विशाल को आधा रास्ता तो पता चल चुका था, लेकिन उसके आगे कैसे बढ़ाना है वह नहीं जानता। फिर भी अपनी मां के लिए मौत की रास्ते में सफर शुरू कर देता है। विशाल अपने घोड़े के साथ जंगल का रास्ता चुनता है। जंगल के रास्ते में हर पल एक नया खतरा सामने आ रहा था। पेड़ों पर बड़े बड़े सांप लटक रहे थे। विशाल उनसे बचते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन अचानक विशाल का घोड़ा रास्ते में एक कीचड़ के दलदल में फंस जाता है। विशाल घोड़े से छलांग लगाकर कूदता है और पेड़ की जड़ की मदद से अपने घोड़े को बाहर खींचने का प्रयास करता है, और काफी देर तक जोर लगाने के बाद वह अपने घोड़े को बाहर खींचने में कामयाब हो जाता है। लेकिन घोड़े की हालात बदतर हो जाती हैं और वह आगे चलने योग्य नहीं रहता। विशाल का सफर अभी लंबा है, लेकिन यदि उसका घोड़ा साथ नहीं होगा तो उसके सफर की मुश्किलें और बढ़ सकती थीं। इसलिए वह अपने घोड़े के साथ कुछ घंटे आराम करता है, और जैसे ही घोड़े की हालत चलने लायक होती है तो विशाल दोबारा अपना सफर प्रारंभ कर देता है। अब विशाल के घोड़े की गति पहले की तुलना में कम हो चुकी थी, इसलिए वह धीरे धीरे चल रहा था। कुछ दूर पहुंचते ही रास्ते में एक बहुत बड़ा पेड़ गिरा होता है। पेड़ की ऊंचाई देखकर विशाल का घोड़ा वहीं रुक जाता है। विशाल आगे बढ़ने के लिए अपना रास्ता बदल देता है, और जैसे ही वह रास्ता बदलकर थोड़ा आगे पहुंचता है, उसे एक गुफा दिखाई देती है। वह अपने घोड़े को बाहर बांधकर गुफा के अंदर प्रवेश कर जाता है। गुफा के चारों तरफ चमगादड़ उल्टे लटके हुए थे। विशाल के अंदर घुसते ही चमगादड़ हवा में उड़ने लगते हैं। विशाल हिम्मत करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। अचानक विशाल का पैर फिसल जाता है और वह गुफा में बने एक गुप्त रास्ते से फिसलता हुआ पहाड़ी के दूसरी तरफ पहुंच जाता है, जहां एक अलग ही दुनिया दिखाई दे रही थी। विशाल को एहसास होने लगा था कि यह वही। दोनों ने शहर के एक ही कॉलेज में दाखिला लिया था बचपन से। दोनों ने साथ ही पढ़ाई की थी, इसलिए शेखर और अर्जुन की दोस्ती इतनी गहरी थी कि आज तक इनके बीच में कोई नहीं आ पाया था। लेकिन कॉलेज की पढ़ाई शुरू होते ही शेखर को विनी से प्यार हो जाता है। हालांकि अर्जुन को विनी का बर्ताव कुछ अजीब लगता है, इसलिए उसने शेखर को शुरू में समझाने की कोशिश की। लेकिन शेखर अपनी उम्र के उस पड़ाव पर था जब युवाओं को प्रेम का सबसे ज्यादा आकर्षण महसूस होता है। शेखर ने विनी के खिलाफ अर्जुन की कोई बात नहीं सुनी। शेखर एक बड़े घर का लड़का था, इसलिए विनी शेखर का फायदा उठाने के लिए उसे अपने प्यार के जाल में फंसा रही थी। अर्जुन को विनी पर शक हो चुका था,
लेकिन शेखर तो उसके प्रेम में दीवाना था। एक दिन विनी शेखर से अपने घर की मजबूरी बताकर 2 लाख रुपए ले लेती है और जैसे ही अर्जुन को यह बात पता चलती है वह शेखर पर बहुत नाराज होता है। दरअसल शेखर ने अपनी फीस के पैसे विनी को दे दिए थे। इसके बाद तो जैसे शेखर पूरा बदल चुका था। उसे विनी पर इतना विश्वास था कि वह आए दिन कोई न कोई तोहफा उसे देता रहता। शेखर विनी के प्यार में डूब चुका था। कुछ ही महीनों के अंदर विनी ने शेखर पर ऐसा जादू किया कि वह अर्जुन की दोस्ती भी भूल गया। हालांकि अर्जुन को शेखर के दूर होने से ज्यादा बुरा उसके फंसने का लग रहा था। एक दिन अर्जुन कॉलेज के गार्डन में विनी को किसी दूसरे लड़के के साथ आपत्तिजनक हालत में देखता है। वह तुरंत विनी के पास पहुंच जाता है। अर्जुन के पहुंचते ही वह लड़का वहां से भाग जाता है, लेकिन विनी घबरा जाती है और वह डरते हुए अर्जुन से कहती है, प्लीज तुम शेखर को इसके बारे में कुछ मत बताना। तभी अर्जुन कहता है, अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी तो मैं शेखर से कभी कुछ नहीं कहूंगा। पहले तो विनी को अर्जुन का यह प्रस्ताव अजीब लगता है, लेकिन बाद में वह मान जाती है। धीरे धीरे विनी अर्जुन के करीब आने लगती है। शेखर इस बात से बेखबर विनी के लिए पलकें बिछाए इंतजार करता रहता था, लेकिन अब विनी को अर्जुन के साथ ही खुशी मिलने लगी थी। कुछ दिनों के मुलाकात में विनी अर्जुन के प्यार के सामने शेखर को भूल चुकी थी। कई लड़कों के साथ धोखा करने के बाद विनी को पहली बार किसी लड़के से सच्चा प्यार हुआ था। उसने फैसला कर लिया कि वह शेखर से अर्जुन के बारे में सच बता देगी। अर्जुन ने भी विनी से कहा कि हाँ, मुझे भी लगता है अब हमें अपने रिश्ते के बारे में शेखर को सब कुछ बता देना चाहिए। अगले दिन विनी शेखर को क्लास के बाहर मिलने के लिए बुलाती है। शेखर विनी के साथ अर्जुन को खड़े देख हैरान हो जाता है। जैसे ही वह विनी के पास पहुंचता है उसे सच्चाई पता चल जाती है। इस बात को सुनते ही शेखर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसके सबसे अच्छे दोस्त ने ही उसे धोखा दिया है। वह अर्जुन को कुछ बोल पाता उससे पहले ही विनी ने सब कुछ साफ कर दिया था, लेकिन इसी बीच अर्जुन जोर जोर से हंसने लगता है। विनी और शेखर उसे हंसता देख दंग रह जाते हैं। तभी शेखर अर्जुन से कहता है कि मेरी जिंदगी बर्बाद करके तुझे हंसी आ रही है। लेकिन तभी अर्जुन कहता है, मैंने तुझे पहले ही कहा था यह लड़की तेरे लायक नहीं है, इसलिए तुझे इसका असली चेहरा दिखाने के लिए मुझे इस लड़की से प्यार का नाटक करना पड़ा। हर इंसान हमेशा अपने जीवन के उस पड़ाव पर आ खड़ा होता है जहां उसे अपने निर्णय लेने में उलझन जरूर होती है। अपने निर्णय को सही दिशा देने के लिए जीवन के कुछ तथ्यों को समझना जरूरी होता है। उन्हीं को समझाने हेतु यह कहानी प्रस्तुत है। नरेंद्र की परवरिश एक ऐसे परिवार में हुई थी जहां उसकी शिक्षा का उद्देश्य अधिक पैसे कमाकर सफलता प्राप्त करना था, लेकिन नरेंद्र के जीवन में पहले से ही धन दौलत की अधिकता थी, इसलिए उसे पैसे कमाने में कोई चार्म नजर नहीं आ रहा था। वह अपनी जिंदगी में कुछ रोमांचक करना चाहता था। दरअसल नरेंद्र ने इतनी दौलत होने के बावजूद अपने परिवार के सभी लोगों को असंतुष्ट देखा था। नरेंद्र को पैसों में कभी वह ताकत ही नजर नहीं आई जो उसे खुशियां दे सके हैं, लेकिन वह करता भी तो क्या करता। आसपास के लोगों को एक एक रुपया के लिए तरसते देखने के बाद उसके मन में यही कल्पना घर कर चुकी थी कि पैसा ही सब कुछ है। नरेंद्र बड़ी उलझन में था। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि जिंदगी का ऐसा कौन सा उद्देश्य है जिसे पूरा करते हुए वह हमेशा खुश रह सके। हालांकि उसे इस बात पर पूरा यकीन हो चुका था कि पैसे केवल उसकी जरूरत पूरी कर सकते हैं, लेकिन उसकी खुशियां नहीं खरीद सकते। एक दिन उसने तय किया कि वह अपने घर से भाग जाएगा और किसी दूसरे शहर जाकर कुछ दिन अकेले रहेगा। नरेंद्र अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुका था और अब उसके घर वालों की उससे यही उम्मीद की वह अपने पिता का व्यापार संभालेगा है। लेकिन नरेंद्र एक रात अपना सामान लेकर कुछ पैसों के साथ दूसरे शहर चला जाता है। नरेंद्र के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए वह ज्यादा दूर नहीं जा सकता था। नरेंद्र एक छोटे से शहर पहुंचा और सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे ही अपना सामान रखकर बैठ गया। कई घंटों के सफर के बाद
नरेंद्र को जोरों की भूख लगी थी। वह एक दुकान से बिस्किट खरीदकर खाने लगा। गर्मी का समय था, इसीलिए नरेंद्र पेड़ के नीचे खुली हवा में आंख बंद करके लेट गया। अचानक उसकी नींद लग गई और जैसे ही उसकी आंखें खुली तो रात हो चुकी थी। नरेंद्र ने अपने आसपास देखा तो उसका सामान भी गायब था। नरेंद्र पेड़ के चारों तरफ अपना सामान ढूंढने की कोशिश करता है। उसी समय वहां से एक बुजुर्ग व्यक्ति गुजर रहे थे। नरेंद्र ने उनसे अपने सामान के बारे में पूछा। तभी उन्होंने कहा, बेटा, यह तो सड़क का किनारा है और यहां सामान चोरी होना आम बात है। तुम्हें इतनी लापरवाही से नहीं सोना चाहिए था। नरेंद्र कपड़ों से अच्छे घर का लड़का लग रहा था, इसलिए बुजुर्ग ने उसकी परेशानी देखते हुए अपने घर में रहने का निमंत्रण दिया। लेकिन नरेंद्र अपने घर से बाहर सारी सुख सुविधाएं छोड़कर अपने जीवन की दिशा खोजने निकला था। उसने बुजुर्ग के साथ जाने से मना कर दिया और वहीं पेड़ के नीचे अपना बसेरा बनाकर सो गया। अगली सुबह उठते ही नरेंद्र सड़क पर आने जाने वाले लोगों को रोक रोक कर एक ही प्रश्न पूछता कि खुश रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। नरेंद्र को सभी के जवाब सुनकर ताज्जुब हो रहा था, क्योंकि हर व्यक्ति की खुशी की वजह वक्त के साथ बदलती रहती। कई लोग एक दूसरे के पास मौजूद चीजों में अपनी खुशी समझ रहे थे। जिसके पास पैसा था वह अपनी खुशी के लिए दुनिया की विषय वस्तुओं पर आधारित था, और जिसके पास पैसे की कमी थी उसकी सबसे बड़ी खुशी पैसा कमाना ही था। लेकिन दोनों पक्षों में एक समानता थी कि दोनों खुश नहीं थे और अपनी खुशी के लिए अच्छे भविष्य की चाहत में आगे बढ़ रहे थे। लोगों की बातों से नरेंद्र यह समझ चुका था कि वह अपनी खुशी के लिए इस दुनिया की कोई भी चीज हासिल करेगा तो उसकी अहमियत कुछ ही समय में कम हो जाएगी। नरेंद्र अब एक ऐसे रास्ते की तलाश में था जिस पर चलते हुए सारी जिंदगी बीत जाए, लेकिन मंजिल हासिल न हो, क्योंकि उसे एहसास होने लगा था कि इंसान जिस भी चीज को हासिल कर लेता है उसी पल वह चीज दिल से हटने लगती है और अगले पल फिर एक नई इच्छा का जन्म हो जाता है और लोग उसके पीछे भागने लगते हैं। यही चक्र लोगों को हमेशा गुलाम बनाए रखता है। नरेंद्र को अपने जीवन की सच्चाई समझ में आ चुकी थी। नरेंद्र ने अपने जीवन का उद्देश्य निर्धारित कर लिया और अपने घर वापस लौटते ही अपने पिता का व्यवसाय संभालने लगा। लेकिन अब उसकी सोच बदल चुकी थी। अब वह व्यापार पैसे के लिए नहीं बल्कि लोगों को रोजगार देने के लिए कर रहा था। उसने लोगों की आर्थिक स्थिति बदलने का अनंत लक्ष्य चुन लिया था। कुछ ही सालों में नरेंद्र ने अपनी मंजिल पाने की राह में कई लोगों का जीवन बदल दिया। आज नरेंद्र की कंपनी में हजारों लोगों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं और यही नरेंद्र की खुशी का राज है जो हमेशा बनी रहेगी। इस घटना ने सीमा को अंदर से झकझोर के रख दिया था। सीमा ने तय किया अब हॉस्टल में नहीं रहेगी, क्योंकि वह इस माहौल से दूर जाना चाहती थी ताकि उसे विजय की याद ना सताए। उसने कुछ लड़कियों के साथ मिलकर एक किराए का फ्लैट ले लिया और वहीं पे अपनी पढ़ाई करने लगी। सीमा अपने साथ साथ लड़कियों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करने लगी। लड़कियों ने सीमा को अपना शिक्षक मानना शुरू कर दिया था। देखते ही देखते सीमा की जिंदगी में खुशियां फिर से दाखिल होने लगी। वह सारा दिन अपने फ्लैट पर अंतिम वर्ष की परीक्षाओं की तैयारी में जुट चुकी थी। कॉलेज में छात्र छात्राओं की अनुपस्थिति से कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। यहाँ के ज्यादातर छात्र स्वाध्याय ही किया करते थे। कुछ दिनों में ही सीमा ने अपने साथ रहने वाली लड़कियों को कई विषयों में पारंगत कर दिया। सीमा के प्रथम वर्ष के परिणाम ने पहले ही लड़कियों का मनोबल बढ़ा दिया था, लेकिन दुर्भाग्य से दूसरे वर्ष विजय की साजिश का शिकार होने के कारण सीमा को सभी छात्रों के सामने अपमानित होना पड़ा था। लेकिन अब वह तैयार थी अपने अपमान का बदला लेने के लिए। एक दिन सभी छात्र छात्राएं कक्षा में बैठे हुए थे। अचानक एक नोटिस मिलते ही सभी को झटका लगता है, क्योंकि इस बार परीक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से ली जाने वाली थीं। इस कॉलेज में आज से पहले कभी ऑनलाइन परीक्षाएं नहीं हुई थीं। सभी छात्रों का यह पहला अनुभव होने वाला था। ऑनलाइन परीक्षा से
सबसे ज्यादा सीमा को बुरा लगता है, क्योंकि अंतिम वर्ष की परीक्षा में प्रथम आना उसके आत्मसम्मान की लड़ाई थी। लेकिन ऑनलाइन परीक्षाओं ने वैकल्पिक प्रश्नों को आमंत्रित कर दिया था, जिसके लिए सीमा तैयार नहीं थी। परीक्षा तो देनी ही थी। सभी बच्चे परीक्षा के दिन पूरी तैयारी से पहुंच चुके थे। एक एक करके सभी छात्र छात्राएं कंप्यूटर रूम में गेट पास देकर प्रवेश करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन में निर्देशों को पढ़ने के बाद सभी छात्र प्रश्न पत्र आने का इंतजार करने लगते हैं, और जैसे ही स्क्रीन पर प्रश्न पत्र दिखाई देता है, सभी को यकीन ही नहीं होता, क्योंकि सबके प्रश्न एकदम बिल्कुल अलग थे। ऐसा पहली बार किया गया था। फिर भी सभी ने अपनी अपनी तैयारी के हिसाब से परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया। सीमा इस बार अपने उत्तर पुस्तिका से संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि उसने जिस तरीके से परीक्षाओं की तैयारी की थी, उसका प्रदर्शन उतना ही बुरा था। कई प्रश्नों के उत्तर बिना किए ही उसने छोड़ दिए थे। समय खत्म होते ही सभी का कंप्यूटर बंद हो जाता है। ये सभी छात्रों का आखिरी साल था। सभी को पूरी उम्मीद थी कि इस बार भी लड़के ही बाजी मारेंगे, लेकिन रिजल्ट आते ही लड़कियों ने इतिहास रच दिया था। इस बार सीमा ही नहीं, उसके साथ रहने वाली सभी लड़कियां टॉप 10 पोजीशन पर थीं। दरअसल पेपर सभी छात्रों के लिए कठिन था और ज्यादातर छात्रों ने कई प्रश्न छोड़ दिए थे, लेकिन सीमा और उसकी सहेलियों ने ज्यादातर प्रश्नों के उत्तर शुद्धता से दिए थे, जिसकी वजह से इस बार टॉप 10 लड़कियां ही थीं। लड़कों को एहसास हो चुका था कि अब वक्त बदल चुका है और उनकी सत्ता भी कॉलेज से छिन चुकी थी। अब लड़कियों ने लड़कों के सामने सर उठाकर जीना सीख लिया था। सीमा का बदला पूरा हो चुका था, लेकिन सीमा विजय को कभी भूल नहीं पाई थी। चमगादड़ों को रात में जागने के लिए जाना जाता है। चमगादड़ के इसी गुण को आधार बनाकर यह कहानी लिखी गई है। एक जंगल में कुएं के अंदर बहुत से चमगादड़ रहते थे। चमगादड़ रात होते ही कुएं से बाहर निकलकर अपने खाने का इंतजाम किया करते और दिन होते ही जंगल में वापस आकर कुएं के अंधेरे में उल्टा लटक कर सो जाते। एक बार सारे चमगादड़ दिन के उजाले में कुएं के अंदर उल्टा लटके हुए सो रहे थे। वो अचानक आसमान में काली घटाएं छा जाती है, जिसकी वजह से जंगल में चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। इसी बीच चमगादड़ का बच्चा जाग जाता है और वह अंधेरा देखते ही कुएं से बाहर निकलकर उड़ने लगता है। तभी उसकी नजर एक चिड़िया के घोंसले पर पड़ती है। घोंसले के अंदर चिड़िया के 3 बच्चे खेल रहे थे। उन्हें देखकर चमगादड़ का भी मन मचल जाता है और वह तुरंत चिड़िया के बच्चों के पास पहुंच जाता है। चमगादड़ को अपने पास देखते ही सभी बच्चे डर जाते हैं, लेकिन चमगादड़ कहता है, मुझसे डरने की जरूरत नहीं, मैं तो बस तुम्हारे साथ खेलने आया हूं। चिड़िया के बच्चे बहुत मासूम थे। वह चमगादड़ पर भरोसा करके उसके साथ खेलने लगते हैं। हालांकि यह चमगादड़ भी बच्चा होने के कारण चिड़िया के ही आकार का था। चिड़िया के बच्चे चमगादड़ के साथ घुल मिल जाते हैं। कुछ ही देर में आसमान से बादल साफ हो जाते हैं, जिससे आसमान में रोशनी तेज हो जाती है। चमगादड़ के बच्चे को उजाला होते ही मजबूरी में कुएं के अंदर वापस आना पड़ता है। चमगादड़ को चिड़िया के बच्चों की दोस्ती भा गई थी। चमगादड़ रोज रात होते ही चिड़िया के बच्चों के साथ खेलने का मन बना लेता, लेकिन वह रात को सो रहे होते और जैसे ही उजाला होता चमगादड़ को मजबूरी में कुएं के अंदर आना पड़ता। चमगादड़ को यह समझ में ही नहीं आ रहा था कि चिड़िया के बच्चे रात में हमेशा सोते क्यों रहते हैं। चूंकि चमगादड़ ने अंधेरे में ही अपनी दुनिया देखी थी, इसीलिए उसे लगता था कि चिड़िया के बच्चे भी अंधेरे में ही जागते होंगे। कुछ दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा, लेकिन जब चमगादड़ का बच्चा परेशान हो गया तो उसने अपनी मां से कहा, मैं जब भी बाहर जाता हूं मेरे दोस्त मेरे साथ खेल नहीं पाते। पता नहीं, अक्सर वह अपने घोंसले में सोते ही दिखाई देते हैं। चमगादड़ की मां को जैसे ही पता चलता है कि उसके बेटे की दोस्ती चिड़िया के बच्चों से है, वह अपने बेटे को समझाते हुए कहती है, बेटा तुम्हारी परिस्थितियों के हिसाब से कोई और कैसे बदलेगा। अगर तुम्हें दोस्ती ही करनी है तो अपने लक्ष्यों की ओर ले जाने वाले से करो, क्योंकि वही तुम्हारी परिस्थितियों को समझ सकेगा और तुमसे सच्चा रिश्ता निभा पाएगा।
अपनी माँ की बात सुनते ही चमगादड़ जिंदगी की अनूठी सच्चाई समझ चुका था और उसने अपनी ही तरह अंधेरे में उड़ने वाले कुछ उल्लुओं को अपना हमसफर चुन लिया था। चमगादड़ अपनी माँ की दी हुई शिक्षा की वजह से अपनी परिस्थिति के अनुसार दोस्त बनाना सीख गया था। एक फूलों के बागीचे में रहती थी। तितलियां भोजन के लिए फूलों के पराग पर आश्रित थी। गर्मियों के समय फूलों के सूख जाने पर तितलियों को मजबूरी में जंगलों की हरियाली की तरफ जाना पड़ता था, जहां उन्हें मजबूरी में जंगली फूलों पर निर्भर होना पड़ता था। लेकिन अभी तो बरसात का मौसम था, तितलियों के लिए फूलों की कोई कमी नहीं थी। एक दिन तितली रानी ने सोचा कि हम भी मधुमक्खियों की तरह छत्ते बनाकर अपना खाना गर्मियों के लिए इकट्ठा करेंगे, जिसके लिए उसने अपनी सेना की सबसे होशियार तितली को मधुमक्खी के पास जाकर छत्ता बनाने की विधि पता करने का काम दिया। होशियार तितली अपने साथ कुछ तितलियों को लेकर एक पहाड़ी के पास मधुमक्खियों के छत्तों तक पहुंच जाती है। रानी मधुमक्खी अपने छत्ते के बीच में बैठकर आराम कर रही थी। होशियार तितली रानी मधुमक्खी से जाकर बताती है कि हम फूलों के बागीचे से आए हैं, हमें हमारी तितली रानी ने भेजा है, क्या आप हमें छत्ता बनाने की विधि बता सकती हैं? रानी मधुमक्खी के पास पहली बार किसी तितली ने छत्ता बनाने की इच्छा जाहिर की थी। तितलियों की बात सुनकर रानी मधुमक्खी हंसते हुए कहती है, क्यों नहीं, मैं तुम लोगों को इससे भी अच्छा छत्ता बनाना सिखा दूंगी, लेकिन उसकी एक शर्त है। तुम अपनी तितली रानी से जाकर कहो कि पहले वह हम मधुमक्खियों को अपनी तरह रंगीन बनाकर दिखाएं। होशियार तितली रानी मधुमक्खी का जवाब सुनकर तितलियों के साथ फूलों के बागीचे वापस लौट जाती है और तितली रानी से रानी मधुमक्खी का संदेश कहती है। तितली रानी को रानी मधुमक्खी का जवाब अहंकार भरा लगता है, जिससे वह नाराज हो जाती है और रानी मधुमक्खी को सबक सिखाने की ठान लेती है। लेकिन अगले ही दिन फूलों के बागीचे में कीड़े मारने के लिए दवाई का छिड़काव करने के लिए कुछ लोग आ जाते हैं, जिसे देखकर सभी तितलियां घबरा जाती है, क्योंकि तितलियों ने फूलों में अपने अंडे रखे थे और जहरीली दवाई के असर से उनके अंडों को नुकसान हो सकता था। जैसे ही तितली रानी को यह बात पता चलती है, वह सभी तितलियों को फूलों के बागीचे को छोड़कर भागने को कहती है। लेकिन तितलियां अपने अंडों को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। सभी तितलियां दहशत में होती हैं, क्योंकि इतने कम वक्त में अपने अंडों को सुरक्षित बचा पाना असंभव था। धीरे धीरे कुछ लोग जहरीली दवाई का स्प्रे करते हुए बागीचे में आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन इसी बीच मधुमक्खियों की सेना उन पर हमला कर देती है। सभी मधुमक्खियों से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि अचानक मधुमक्खियों की फौज ने कैसे उन पर आक्रमण कर दिया। उनके भागते ही रानी मधुमक्खी उड़ते हुए तितली रानी के पास आती है, जिसे देखकर तितली रानी शर्मिंदा हो जाती है, क्योंकि कुछ ही समय पहले वह रानी मधुमक्खी को सबक सिखाने के लिए योजना बना रही थी। लेकिन रानी मधुमक्खी के बहादुरी भरे कारनामे की वजह से तितलियों को अपने अंडे सुरक्षित करने का मौका मिल गया था। सभी तितलियां मधुमक्खियों का शुक्रिया अदा करती हैं और जहरीली दवा के डर से सभी अपने अंडों को लेकर जंगल में हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। तितलियों के जाने से फूलों का बगीचा सूना हो चुका था। एक किसान था। इस बार वह फसल कम होने की वजह से चिंतित था। घर में राशन 11 महीने चल सके उतना ही था। बाकी 1 महीने के राशन का कहां से इंतजाम होगा, यह चिंता उसे बार बार सता रही थी। किसान की बहू का ध्यान जब इस ओर गया तो उसने पूछा, पिताजी, आजकल आप किसी बात को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। तब किसान ने अपनी चिंता का कारण बहू को बताया। किसान की बात सुनकर बहू ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह किसी बात की चिंता न करे, उस 1 महीने के लिए भी अनाज का इंतजाम हो जाएगा। जब पूरा वर्ष उनका आराम से निकल गया, तब किसान ने पूछा कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। बहू ने कहा, पिताजी, जब से आपने मुझे राशन के बारे में बताया, तभी से मैं जब भी रसोई के लिए अनाज निकालती, उसी में से 1-2 मुट्ठी हर रोज वापस कोठी में डाल देती। बस उसी की वजह से 12वें महीने का इंतजाम हो गया। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में बचत की आदत डालनी चाहिए।
ताकि किसान की तरह बुरे वक्त में जमा पूंजी काम आ सके। एक संत भिक्षा में मिले अन्न से अपना जीवन चला रहे थे। एक दिन वे गांव के बड़े सेठ के यहां भिक्षा मांगने पहुंचे। सेठ ने संत को थोड़ा अनाज दिया और बोला कि गुरुजी, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। संत ने कहा, ठीक है, पूछो। सेठ ने बोला, मैं ये जानना चाहता हूं कि लोग लड़ाई झगड़ा क्यों करते हैं। जवाब देने के स्थान पर संत कुछ देर चुप रहे और फिर बोले, मैं यहां भिक्षा लेने आया हूं, तुम्हारे मूर्खतापूर्ण सवालों के जवाब देने नहीं आया। ये बात सुनते ही सेठ एकदम क्रोधित हो गया। उसने खुद से नियंत्रण खो दिया और बोला, तू कैसा संत है? मैंने दान दिया और तू मुझे ऐसा बोल रहा है। सेठ ने गुस्से में संत को खूब बातें सुनाई। कुछ देर बाद जब सेठ का गुस्सा शांत हो गया, तब संत ने उससे कहा, भाई, जैसे ही मैंने तुम्हें कुछ बुरी बातें बोली, तुम्हें गुस्सा आ गया। गुस्से में तुम मुझ पर चिल्लाने लगे। अगर इसी समय पर मैं भी क्रोधित हो जाता तो हमारे बीच बड़ा झगड़ा हो जाता। इसका मतलब समझे? क्रोध ही हर झगड़े का मूल कारण है। सेठ ने संत का मंतव्य समझते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया और संत को भिक्षा के साथ बहुत से उपहार देकर विदा किया। एक लड्डचका था जिसका नाम सुरेश था। वह बहुत गरीब था, लेकिन गरीब होने के बावजूद वह बहुत उम्दा कलाकार था। उसने कई पेंटिंग्स बनाई जिसके लिए लोगों ने उसे बहुत सराहा। लेकिन एक समस्या थी, वह जानवरों की चीजों को ब्रश के तौर पर इस्तेमाल करता था, जो कुछ ही दिन चलते थे। एक दिन स्कूल से वापस आते समय उसे जमीन पर एक ब्रश और कागज पड्डा धा दिखा। कागज पर लिखा था कि इसे इस्तेमाल करें। उसने झट से ब्रश उठा लिया। उसने उस ब्रश से चिद्धिया, खरगोश और गिलहरी बनाई। उसके चित्र बनाते ही वह सभी बनाए हुए जानवर असली में बन गए। यह देखकर सुरेश बहुत हैरान रह गया। अब वह इस ब्रश से उपयोगी चीजें बनाना चाहता था ताकि वह गरीबों की मदद कर सके। साल गुजर गए। गांव के राजा को इसके बारे में पता चल गया। लालची राजा ने सुरेश को बुलाया और उसे हीरे बनाने का आदेश दिया। वह हीरे असली बन गए, लेकिन राजा उससे संतुष्ट नहीं था। उसने सुरेश से कई चीजें बनवाई, लेकिन उसकी संतुष्टि पूरी नहीं हुई। राजा ने सुरेश से ब्रश छीना और एक सोने की छड़ी डेढ़ी बनाई, लेकिन वह सांप बन गया। राजा गुस्से से लाल हो गया। उसने सुरेश को जेल में डाल दिया। लेकिन तब सुरेश के दिमाग में एक योजना आ गई थी। उसने जेल को कई पेंटिंग्स बनाकर सजाया। राजा ने वह सभी चित्रकारी देखी और वह जेल के अंदर गए। जब वह जेल के अंदर गए तो सभी चीजें गायब हो गई थीं और सुरेश जेल से बाहर आ गया था। सुरेश का कई सैनिकों ने पीछा किया। सुरेश ने नदी बनाई और उस नदी को अपने और सैनिकों के बीच में रख दिया। वह गांव पहुंचा और हमेशा के लिए खुशी खुशी से रहने लगा। सीख: इस कहानी का उपदेश यह है कि अगर हम गरीबों की मदद करते हैं तो हमारा हर काम जादू में बदल जाता है, लेकिन अगर हम जादू को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हमारा सारा काम बिगड़ जाता है। कहीं दूर एक मनसा नाम का गांव था, जहां पर रामगोपाल नाम का एक लोहार रहता था। उसका परिवार काफी बद्धा था और इसी वजह से उसे कई बार उनका पेट पालने के लिए दिन रात काम करना पड़ता था। हमेशा की तरह काम पर जाने से पहले उसने इस बार भी अपनी बीवी से उसके खाने के डिब्बे को बांधने के लिए कहा। उसकी बीवी जब खाने का डिब्बा लाई तो रामगोपाल ने कहा, आज मुझे आने में देर हो जाएगी, रात में ही आ पाऊंगा। इसके बाद वो अपने काम पर निकल गया। लोहार के काम के रास्ते में एक जंगल भी पड्डीडियचता था। जब उस दिन वह जंगल से गुजर रहा था तो उसे कोई आवाज सुनाई देती है। यह आवाज कहां से आ रही है, यह देखने के लिए रामगोपाल थोड़ा करीब गया तो उसने देखा कि एक साधु भगवान का जप कर रहा था और हंस रहा था। यह देखकर रामगोपाल ने हैरानी से पूछा, आप ठीक हैं? रामगोपाल उस साधु को पहचानता नहीं था, लेकिन उस साधु बाबा ने उसे उसके नाम से पुकारा और कहा, आ जाओ रामगोपाल बेटा, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। मुझे बहुत भूख लगी है, अपने डिब्बे से खाने को कुछ दे दो। अपना नाम बाबा से सुनकर लोहार बहुत हैरान था, लेकिन उसने अपना खाने का डिब्बा बिना किसी सवाल जवाब के साधु को दे दिया। कुछ ही देर में साधु ने डिब्बे का सारा खाना खत्म कर दिया। उसके बाद बाबा ने रामगोपाल से बोला, बेटा, मैंने तुम्हारा सारा भोजन खा लिया, अब तुम क्या खाओगे? मुझे क्षमा कर दो। रामगोपाल ने बोला, कोई बात नहीं बाबा, मैं काम पर जा रहा हूं
तो वहीं कुछ खा लूंगा। इसके बाद साधु ने रामगोपाल को खूब सारा आशीर्वाद दिया और उपहार के तौर में उसे एक हथौड़ा दिया। रामगोपाल ने बोला, आप आशीर्वाद दीजिए बस, मैं इस हथौड़े का क्या करूंगा, इसे आप अपने पास रखिए। साधु ने रामगोपाल को बोला, बेटा, इसे मामूली हथौड़ा मत समझो, ये एक जादुई हथौड़ा है जिसे मेरे गुरु ने दिया था और अब मैं ये तुम्हें दे रहा हूं। मैं तुम्हें इसलिए ये हथौड़ा दे रहा हूं क्योंकि तुम अच्छे इंसान हो और मन के साफ हो। इस हथौड़े का प्रयोग तुम अच्छे काम के लिए करना और कभी भी इसे किसी के हाथ नहीं लगने देना। ये सब बोलकर बाबा वहां से गायब हो गए। फिर रामगोपाल उस हथौड़े को लेकर काम पर निकल गया। जब उसने औजार बनाना शुरू किया तो तभी उसने सोचा, इस जादुई हथौड़े का प्रयोग करता हूं। उसने उस हथौड़े का इस्तेमाल लोहा पीटने के लिए किया और लोहे को जैसे ही मारा वो सीधा औजार बन गया। दूसरी बार मारने पर वह बर्तन में तब्दील हो गया। रामगोपाल को विश्वास हो गया कि वो एक जादुई हथौड़ा है। वो जो भी बनाने के लिए सोचता था, बस लोहे पर मारने से वो सीधा बन जाता था। जब से जादुई हथौड़ा रामगोपाल के पास आया, तब से उसका काम जल्दी होने लगा और वह जल्दी घर चला जाता था। इसी तरह से रामगोपाल का काम हर दिन जल्दी खत्म होने लगा और कई बार बर्तन बनाकर वो बाजार में गांव के लोगों को बेचकर भी आ जाता था। ऐसा करते करते उसके घर के हालात सुधरने लगे। एक दिन गांव के मुखिया उसके घर पहुंचे और उन्होंने रामगोपाल से कहा, हम सभी गांव वालों को शहर जाने में वक्त लग जाता है, क्या तुम अपने हथौड़े से पहाड़ को तोड़कर एक रास्ता बना सकते हो? अगर रास्ता बन गया तो शहर जाने में कम समय लगेगा। मुखिया की बात के लिए रामगोपाल ने हामी भर दी और अपने हथौड़े से उस पहाड़ को तोड़ दिया। रास्ता निकल जाने की वजह से मुखिया और गांव वाले बहुत खुश हुए और इसके लिए रामगोपाल की बहुत प्रशंसा की। जब लोहार पहाड़ तोड़ने के बाद वापस घर लौट रहा था, तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि इस हथौड़े से भले ही मेरा काम जल्दी हो रहा है, लेकिन इससे मुझे कुछ ज्यादा फायदा नहीं हो पा रहा है। इसी वजह से वह उदास होकर घर जाने के बजाय जंगल की तरफ चला गया। जंगल में जाते वक्त उसे एक बार फिर वहीं साधु बाबा मिले। लोहार ने बाबा को अपनी सारी परेशानियां बताईं। इसके बाद साधु ने कहा, तुम इसका इस्तेमाल सिर्फ औजार और बर्तन बनाने और पहाड़ तोड़ने के लिए ही नहीं कर सकते, बल्कि तुम इसके इस्तेमाल से कुछ भी बना सकते हो और इससे मुश्किल से मुश्किल चीज को भी आसानी से तोड़ा जा सकता है। साधु ने रामगोपाल को जादुई हथौड़े का सही तरह से इस्तेमाल करना सिखाया, जिसके बाद रामगोपाल ने बहुत पैसे कमाए। रामगोपाल लोहार एक बहुत बद्धा और अमीर आदमी बन गया। अभी भी उसे जब भी जादुई हथौड़े की जरूरत पड़ जाती है तो वह उसका उपयोग कर लेता है। जादुई हथौड़े की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे पास कोई भी वस्तु हो, उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, तभी आपको फायदा होगा। यदि आपके पास जो चीज है उसकी कीमत आप नहीं समझते हैं, तो आपका मेहनत करना व्यर्थ है। श्री कृष्ण के जन्म और उनके गोकुल में होने की खबर मिलने के बाद कंस हर जगह ढूंढ ढूंढ कर नवजात शिशुओं की हत्या करवाने लगा, ताकि अगर किसी ने कृष्ण को छुपा कर रखा हो तो भी वह बचे नहीं। कंस ने अपनी मुंह बोली बहन राक्षसी पूतना को इसका जिम्मा सौंपा। पूतना एक विशाल शरीर की ताकतवर राक्षसी थी और अपना रूप बदलने में भी माहिर थी। पूतना ने श्री कृष्ण को मारने के लिए एक युक्ति अपनाई। उसने अपने स्तनों पर विष लगाया और कृष्ण को दूध पिलाने के बहाने एक सुंदर स्त्री का रूप धर लिया। पूतना रूप बदलकर गोकुल में सीधे बाबा नंद और मैया यशोदा के घर में गई। पूतना ने अपने मनोहर रूप से यशोदा और बलराम की माता रोहिणी को मोहित कर लिया। वे दोनों उसे कुछ न बोल सकीं। उन्हें लगा कि जैसे सभी उनके लल्ला को देखने आते हैं, वैसे ही यह सुंदर स्त्री भी आई है। पूतना ने कृष्ण को गोद में लिया और उन्हें दूध पिलाने लगी। लेकिन कृष्ण तो भगवान थे। उन्होंने पूतना का असली रूप पहचान लिया था। वे अपने दोनों हाथों से पकड़ स्तनपान करने लगे। बस फिर क्या था, पूतना जोर जोर से चिल्लाने लगी और बाल कृष्ण को दूर हटाने की कोशिश करने लगी, लेकिन कृष्ण ने उसे कसकर पकड़ आंच रखा था। भयभीत होकर पूतना अपने असली रूप में आ गई और चिल्लाते हुए आकाश में उड़ने लगी। उसका यह रूप देखकर सारे गोकुल निवासी घबरा गए। दर्द से चिल्लाते हुए अंततः पूतना जोर से नीचे धरती पर गिर गई।
नंद, यशोदा और रोहिणी दौड़कर उसके पास आए और देखा कि कृष्ण अभी भी पूतना का स्तनपान कर रहे थे। मैया यशोदा ने झट से अपने लल्ला को उठाया, गले से लगा लिया। वे सब जान गए कि कृष्ण ने एक और राक्षस का वध कर दिया है। धरती पर पड्ढा पूतना का शरीर इतना विशालकाय था कि गोकुल के लोगों के मन में यह प्रश्न उठा कि उसका अंतिम संस्कार कैसे किया जाए। जब राक्षसी का अंतिम संस्कार किया गया तो उसके शरीर से चंदन की भीनी खुशबू आने लगी। इस घटना का वर्णन भागवत पुराण में किया गया है। भगवान कृष्ण को स्तनपान करा के मृत्यु प्राप्त करने वाली पूतना राक्षसी को उसके अंत के बाद मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण और पूतना वध की कहानी से यह सीख मिलती है कि दूसरों के साथ बुरी प्रवृत्ति से व्यवहार करने वाले को शिक्षा जरूर मिलती है। एक गुरुजी गुरुकुल में बालकों को शिक्षा प्रदान किया करते थे। वहां बड्ढे छोटे सभी घरों के बच्चे पढ़ते थे। शिष्यों की शिक्षा आज पूर्ण हो रही थी। सभी घर लौटने की तैयारी कर रहे थे कि तभी गुरुजी वहां आ गए। एक गुरुजी गुरुकुल में बालकों को शिक्षा प्रदान किया करते थे। वहां बड्ढे छोटे सभी घरों के बच्चे पढ़ते थे। शिष्यों की शिक्षा आज पूर्ण हो रही थी। सभी घर लौटने की तैयारी कर रहे थे कि तभी गुरुजी वहां आ गए। ऋषिवर बोले, प्रिय शिष्यों, आज यहां आपका अंतिम दिन है। मैं चाहता हूं कि जाने से पहले आप सभी एक दौड़ में हिस्सा लें। यह एक बाधा दौड़ होगी। आपको कहीं कूदना व कहीं पानी में दौड़ना होगा और एक अंधेरी सुरंग से भी गुजरना पड़ेगा। दौड़ शुरू हुई। सभी तेजी से भागने लगे। तमाम बाधाओं को पार करते हुए अंत में सुरंग के पास पहुंचे। वहां बहुत अंधेरा था। जगह जगह नुकीले पत्थर पर ढेक थे। अब दौड़ना क्या चलना भी मुश्किल हो रहा था। अब सब छात्र अलग अलग व्यवहार करने लगे और किसी तरह दौड़ खत्म कर गुरुजी के पास पहुंच गए। पुत्रों, मैं देख रहा हूं कि कुछ लोगों ने दौड़ डीएच बहुत जल्दी पूरी कर ली और कुछ ने बहुत अधिक समय लिया। भला ऐसा क्यों? गुरुजी ने प्रश्न किया। यह सुनकर एक शिष्य बोला, गुरुजी, हम सभी साथ साथ दौड़ डी रहे थे, पर सुरंग में पहुंचते ही स्थिति बदल गई। कोई दूसरे को धक्का देकर आगे निकलने में लगा हुआ था तो कोई संभल संभल कर आगे बरच रहा था। कुछ ऐसे थे जो पैरों में चुभ रहे पत्थरों को उठा उठाकर अपनी जेब में रख रहे थे ताकि बाद में आने वाले लोगों को दर्द ना हो, इसलिए कुछ देर से आए हैं। ठीक है, जिन्होंने पत्थर उठाए हैं वे आगे आकर मुझे पत्थर दिखाएं, गुरुजी ने कहा। ओदश सुनते ही कुछ शिष्य सामने आए और पत्थर निकालने लगे। जिन्हें वे पत्थर समझ रहे थे वे दरअसल बहुमूल्य हीरे थे। सभी हैरत में पड्डी डीएच गए। गुरुजी बोले, इन्हें मैंने ही वहां रखा था और यह दूसरों के विषय में सोचने वाले शिष्यों को मेरा उपहार है। पुत्रों, यह दौड़ डीएच जीवन की भागम भाग को दर्शाती है, जहां हर कोई कुछ न कुछ पाने के लिए भाग रहा है, पर अंत में वही सबसे समृद्ध होता है जो इस भागम भाग में भी दूसरों के बारे में सोचने और उनका भला करने से नहीं चूकता है। न जाने क्यों अचानक सम्राट की नींद उड्ड ढांच गई। वे अपने शयन कक्ष से बाहर निकल आए। चारों ओर सन्नाटा था। अभी पहरेदार ने 12 घंटे बजाए थे। महल के एक ओर बैठक में दीपक जल रहा था। सम्राट ने जिज्ञासावश अपने कदम उस ओर बढ़ाए। बही खातों के ढेर के बीच में वजीर खजाना, वित्त मंत्री किसी गहरी चिंता में बैठे थे। सम्राट के पैरों की धीमी आहट सुनने तक की उसे सुध नहीं थी, मानो राज्य पर कोई बड्ढी भारी मुसीबत आपत्ति हो और वे उसे हल करने में डूबे हों। सम्राट कुछ देर तक तो यह दृश्य देखते रहे और फिर यह सोचकर उन्हें गर्व भी हुआ कि उनके राज्य के आला अफसर, बद्ध अधिकारी, कर्मठ व ईमानदार हैं, जो आधी रात तक भी अपने कर्तव्य को लगन व निष्ठा से निभा रहे हैं। क्यों आप बड्ढी चिंता में डूबे हुए हैं? क्या बात है? सम्राट ने वजीर खजाना, वित्त मंत्री से पूछा। वजीर खजाना ने खड्डे होकर सम्राट का स्वागत किया और फिर अपनी चिंता के कारण से सम्राट को अवगत कराते हुए कहा, गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष लगान की वसूली के आंकड़े कुछ अधिक थे, इसलिए सारे बही खातों की मैंने जांच करने का निश्चय किया। इस वर्ष लगान अधिक आया है, यह तो मुझे भी पता है, परंतु ऐसा क्यों हुआ यह मैं नहीं जानता। सम्राट ने वजीर खजाना की बात का समर्थन किया। इसी कारण को खोजने के लिए मैं इस समय काम कर रहा था महाराज, मगर सारे बही खातों को उलटने पुलटने के बाद भी कहीं कोई खास परिवर्तन नजर नहीं आया। फिर साल भी कोई अच्छा नहीं था, तो हिसाब में भूल हुई होगी,
सम्राट ने कहा। हिसाब भी जांच लिया महाराज, हिसाब किताब भी ठीक है। वजीर खजाना ने अपनी चिंता व्यक्त की। तब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, लगान तो बरहा ही है ना, फिर आपको इतनी चिंता करने की क्या आवश्यकता है। रात बहुत बीत चुकी है, अब आप भी इस बखेद्दे को कल तक के लिए छोड़ दो और आराम करो। यह कहते हुए सम्राट ने अपना मुंह मोद लिया। वजीर खजाना ने कहा, आमदनी बढ़ी है, यह ठीक है, परंतु यही तो साम्राज्य के लिए चिंता का कारण है। लगान की कमी सही जा सकती है, पर यदि अन्याय और अनैतिक रूप से वसूली गई एक कौड़ी भी खजाने में आ जाती है तो वह सारे साम्राज्य को नष्ट कर देती है। वजीर खजाना ने अपने मन की पीड़ा को धीरे धीरे कहना शुरू किया। महाराज, यहां भी ऐसा ही हुआ है। किसानों की पैदावार तो नाम मात्र की हुई थी। इस वर्ष गर्मी बहुत अधिक पड़ रही थी। इससे गंगा यमुना जैसी विशाल और भरी पूरी नदियों का पानी भी सूख चला था। जल सूख जाने से किनारे की ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो किसी ऐसी चीज को नहीं अपनाते जो उन्हें खुशी दे सकती है, केवल इसलिए क्योंकि वे समझते हैं कि उनके पास समय नहीं है। वह कार्य उनकी सूची में नहीं होता, अथवा वह अपने नियमित कार्यों को छोड़ने के मामले में बहुत सख्त होते हैं। मैं टाइटैनिक पर उन सभी महिलाओं के बारे में सोचता हूं जिन्होंने उस दुर्भाग्यशाली रात को डिनर के बाद अपना डेजर्ट इस प्रयास में नहीं खाया कि अपना वजन कम कर सकें। टाइटैनिक उसी रात डूब गया। तब से मैंने कुछ अधिक लचीला बनने का प्रयास किया। जब हम कोई अन्य टीवी सीरियल देख रहे होते हैं तो कितनी बार हमारे बच्चे आकर हमसे बात करते हैं या चुपचाप बैठ जाते हैं। मेरे एक मित्र ने मुझसे कहा, मुझे याद नहीं कि कितनी बार मैंने अपनी बहन को बुलाकर कहा कि आधे घंटे के भीतर लंच पर जाना कैसा रहेगा। वह हकलाते हुए कहती कि वह नहीं जा सकती क्योंकि उसने धोने के लिए कपड़े डीढ़े रखे हैं, उसके बाल गंदे हैं। अच्छा होता अगर उसे कल पता चल जाता। वह ब्रेकफास्ट थोड़ा देर से कर लेती, या फिर ऐसा लगता है कि बारिश होने वाली है। और मेरा निजी पसंदीदा कि आज सोमवार है। मगर याद रखें कि दिन घटते जाते हैं तथा अपने खुद से किए गए वादे लंबे होते जाते हैं। सुबह हम जागते हैं तो अपने जीवन को मैं जा रहा हूं, मेरी योजना है, तथा किसी और दिन जब हालात कुछ ठीक हो जाएंगे, जैसे वाक्यों की सूची दिखाते हैं। मुझे अपना एक मित्र बहुत पसंद है जो एडवेंचर्स के लिए खुले दिल का तथा घूमने फिरने के लिए हमेशा उपलब्ध रहता है। नए विचारों के लिए वह अपना दिमाग खुला रखता है। जीवन के प्रति उसका उत्साह संक्रमण की तरह है। वह अपने जीवन के प्रत्येक पल का मजा उठाता है। एक दिन मैंने अपनी कार रोकी तथा एक ट्रिपल डेकर आइसक्रीम खरीदी। कितनी शानदार अनुभूति थी वह। मैंने चम्मच चाट चाट कर उसका मजा उठाया। आगे बढ़ो और एक अच्छे दिन का मजा उठाओ। कुछ ऐसा करो जो तुम चाहते हो, न कि कुछ ऐसा जो तुम्हारी करने वाली सूची में हो। यदि आप शीघ्र ही मरने वाले हों और आप केवल एक फोन कॉल कर सकें तो आप किसे कॉल करेंगे और क्या कहेंगे, और आप प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं? क्या आपने कभी बच्चों को मैरीगो राउंड पर खेलते देखा है या जमीन पर बारिश को गिरते सुना है? क्या कभी तितली की आधी तिरछी उड्डान का पीछा किया है या खत्म होती रात में उगते सूरज को देखा है? क्या आप प्रतिदिन एक फायर इंजन की तरह भागते रहे हैं? क्या आपने कभी अपने बच्चे से कहा है, हम यह कल करेंगे, और अपनी जल्दबाजी में उसकी उदासी को नहीं देख पाए? कभी किसी के साथ संपर्क गंवाया है? किसी अच्छी दोस्ती को खत्म होते देखा है? केवल हेलो कहने के लिए कॉल करें। जब आप सारा दिन चिंतित तथा तेजी में रहते हैं तो यह एक अनखुले उपहार की तरह होता है जिसे फेंक दिया गया होता है। जीवन एक दौड़ी नहीं है, इसे धीरे धीरे जिए। गीत के समाप्त होने तक उसका संगीत सुने। आवश्यक नहीं कि जीवन एक ऐसी पार्टी की तरह हो जिसकी हमने आशा की थी, मगर जब हम यहाँ हैं तो हमें डांस भी करना चाहिए। मेरे प्रिय मित्रों, हर पल को पकड़ ढो और उसका मजा उठाओ। कई सालों पहले किसी नगर में एक बहुत ही शरारती और नटखट परी रहा करती थी। उसे पूरी दुनिया घूमने का शौक था। दुनिया देखने की वजह से वह अपने घर वालों से भी अलग हो गई थी। वह रोज काफी दूर दूर जाया करती और दुनिया भर में नई नई चीजें देखती थी। एक दिन वह उड़ीचते हुए एक घर के पास पहुंची और उस घर की खिड़की के पास जाकर छिप गई। उसने खिड़की से देखा कि घर में एक बच्चा अपनी माँ से परी को देखने की जिद कर रहा है। लड्ढके की माँ उसे समझा रही थी कि अब भी रात हो गई है और परियां साफ आसमान में नजर आती हैं।
इसलिए अभी वो सो जाए और जब सुबह उठोगे तो तुम आसमान में परी को देख सकते हो। माँ की बात मानकर लड्डैचका सोने की तैयारी करता है, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। तभी उसे खिद्धाकी पर शरारती परी दिखाई दी। लड्ढाका परी को घर के अंदर ले आता है। उसने देखा कि ये नटखट परी बहुत छोटी सी है। फिर क्या, दोनों एक साथ खेलने लगे। परी ने उसे अपना बहुत सारा जादू दिखाया, जिससे लड्ढाका बहुत खुश हुआ और खुशी से झूमने लगा। लड्ढाके की माँ को अपने बेटे के कमरे से अचानक से शोर सुनाई देता है और वह कमरे में जाने लगती है। तभी लड्डीडेचका नटखट परी से वहां से जाने के लिए कहता है, मेरी माँ आ रही है, तुम्हें यहां से अब जाना पड़ेगा। नटखट परी वहां से उड्डीडेच जाती है और लड्डीडेचका सोने का नाटक करने लगता है। जब लड्डीडेचके की माँ कमरे में आती है तो वह देखती है कमरे में कोई नहीं है और उसका बेटा भी सो रहा है। शायद उसे भ्रम हुआ होगा, इसलिए वह वापस सोने के लिए चली जाती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर किसी में शरारत और नटखट व्यवहार छुपा होता है, फिर चाहे वो बच्चा हो, बद्धा हो या फिर कोई परी ही क्यों ना हो। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। रामू ईमानदार और मेहनती था, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। उसकी जिंदगी कठिनाइयों से भरी हुई थी। हर दिन सुबह से शाम तक वह जंगल में लकड़ी काटता और उन्हें बाजार में बेचकर अपना गुजारा करता था। उसकी पत्नी सीता और बेटा मोहन भी उसके साथ इस संघर्षपूर्ण जीवन को जी रहे थे। रामू को हमेशा लगता था कि यदि उसे एक मौका मिल जाए तो वह अपनी किस्मत बदल सकता है। एक दिन रामू जंगल में लकड़ियां काट रहा था। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाज दूर से आती हुई लगी, जैसे कोई उसकी मदद के लिए पुकार रहा हो। रामू ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और आवाज की दिशा में चल पड़ा। जंगल के अंदर जाकर उसने देखा कि एक बूढ़ा साधु एक विशालकाय पेड़ के नीचे फंसा हुआ है। पेड़ की एक बड़ी शाखा साधु के ऊपर गिर गई थी, जिससे वह हिल भी नहीं पा रहा था। रामू तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ा और उस भारी शाखा को हटाकर साधु को बाहर निकाला। साधु ने राहत की सांस ली और रामू को धन्यवाद दिया। उन्होंने रामू से कहा, तुमने आज मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारे इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। साधु ने अपने झोले से एक छोटी सी चमकती हुई छड़ी निकाली और रामू को दी। उन्होंने कहा, यह कोई साधारण छड़ी नहीं है, यह एक जादुई छड़ी है। यह तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी कर सकती है, लेकिन ध्यान रखना, इसका प्रयोग सोच समझकर करना। जादुई छड़ी का दुरुपयोग कभी नहीं होना चाहिए, वरना इसके भयंकर परिणाम हो सकते हैं। रामू ने साधु का धन्यवाद किया और खुशी खुशी घर लौट आया। रास्ते में वह सोचता रहा कि इस जादुई छड़ी का इस्तेमाल कैसे करे। उसकी पहली सोच थी कि वह अपनी गरीबी को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल करे, ताकि वह और उसका परिवार सुखी जीवन जी सके। घर पहुंचने के बाद उसने सबसे पहले अपनी पत्नी को जादुई छड़ी के बारे में बताया। सीता को पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब रामू ने छड़ी की ताकत का प्रदर्शन किया तो वह आश्चर्यचकित रह गई। रामू ने छड़ी को हाथ में लिया और कहा, मैं चाहता हूं कि हमारे पास बहुत सारा सोना हो। छड़ी चमकने लगी और अचानक उनके घर में सोने की ढेर सारी मुद्राएं प्रकट हो गईं। रामू और सीता की खुशी का ठिकाना नहीं था। अब उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। रामू ने एक बड़ा घर बनवाया, नए कपड़े खरीदे और शानदार भोजन का आनंद लिया। उनका जीवन पूरी तरह बदल गया था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, रामू को और भी बड़ी इच्छाएं होने लगीं। उसने सोचा कि अगर यह जादुई छड़ी इतनी शक्तिशाली है तो क्यों न इसका उपयोग और अधिक शक्ति और प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए किया जाए। रामू अब सिर्फ धन नहीं चाहता था, उसे और भी चीजें चाहिए थीं, जैसे कि गांव का सबसे ताकतवर व्यक्ति बनना। उसने जादुई छड़ी से इच्छा की कि वह राजा बन जाए और उसकी यह इच्छा भी पूरी हो गई। रामू अब एक छोटे राज्य का राजा बन गया। राजा बनने के बाद रामू की जिंदगी में बदलाव तो आया, लेकिन साथ ही उसका स्वभाव भी बदलने लगा। वह पहले की तरह ईमानदार और मेहनती नहीं रहा। अब वह दूसरों को हुक्म देने लगा और अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगा। उसने छड़ी से और भी कई इच्छाएं की, जिनमें से कुछ इच्छाएं स्वार्थपूर्ण थीं। धीरे धीरे रामू के भीतर लालच बढ़ता गया और वह उन लोगों से भी कठोरता से पेश आने